नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपनी अगली कक्षा के साथ जो प्रवेश करेंगे उसमें हम लोगों की हिस्ट्री का जो टॉपिक होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज जो हम लोगों का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन पर। इसके पहले हम लोगों ने स्टोन एज चैप्टर को पढ़ा। इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, जरा उसका एक मैं खाका आप लोगों को बता देता कि हम लोग इस पे क्या क्या अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात तो हम ये कहेंगे, यहाँ मैं एक शब्द लिखा हूँ सभ्यता। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सभ्यता मीन्स सिविलाइजेशन क्या होता है, और दूसरी बात ये जानेंगे कल्चर यानी कि संस्कृति क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, फिर इसको बताने के बाद हम दूसरे नंबर पे इस टॉपिक की पृष्ठभूमि को तैयार करेंगे कि हम लोगों को इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है। पृष्ठभूमि जैसे हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड इसका कालकरण क्या था, कालकरण क्या था, टाइम पीरियड देखेंगे, इसका डेट टाइम पीरियड क्या था। टाइम पीरियड देख लेंगे तब हम लोग देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का मुख्य स्थल क्या थे, इसके मुख्य स्थल कौन कौन से थे और कहाँ थे और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ। मुख्य स्थल देखने के बाद हम लोग इसमें जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि इस सभ्यता के संदर्भ में जो रहने वाले लोग थे उन लोगों की जीवन शैली कैसे थी, जीवन शैली को देखने से पहले हम लोग एक और चीज देख लेंगे। मुख्य स्थल देखने के बाद इस सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ, हम लोग देखेंगे सभ्यता का विस्तार। और सभ्यता का जब विस्तार देख लेंगे तब हम लोग देखेंगे कि सभ्यता के संदर्भ में रहने वाले जो लोग थे उन लोगों की जीवन शैली कैसे थी। फिर हम लोग देखेंगे इनकी जीवन शैली देखने के बाद हम लोग जो टॉपिक देखेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड वो देखेंगे इतनी विशाल सभ्यता का डिक्लाइन कैसे होगा। इन मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें लग रहा है अगर इन मुद्दों को देख लिया जाए तो इसके अलावा एक इसकी आर्ट एंड कल्चर वाली फेज ही अलग बचेगी, तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ अपने चैप्टर को, शुरू करता हूँ अपनी बातों को लेकर के। सबसे पहले मैं बताता हूँ सभ्यता और संस्कृति में क्या डिफरेंस है, कल्चर और सिविलाइजेशन में क्या अंतर है। पहले हम लोग इन मुद्दों पे चर्चा कर लेते हैं, कल्चर और सिविलाइजेशन में अंतर क्या है। तो जनरली सभ्यता और संस्कृति शब्द के बारे में हर मास्टर आपको पढ़ाते होंगे अपने अपने अंदाज में। कहने का आशय सबका एक ही होता है, अपने अपने अंदाज में हर कोई सेटिस्फाई करता है। सरल से सरल भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सभ्यता सिविलाइजेशन और यहाँ लिखता हूँ संस्कृति कल्चर। सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, साधारण सी बात समझिएगा। जो मानव है ना, मानव अपने मानवीय गतिविधियों के भौतिक साक्ष्य के रूप में जो प्रमाण देता है, वो भौतिक साक्ष्य जो दिखने वाला होता है वही भौतिक साक्ष्य सभ्यता कहलाता है। यानी एक शब्द में कह सकते हैं कि मानवीय गतिविधियों के भौतिक साक्ष्य, सभ्यता का प्रमाण चिन्ह होता है, जबकि उसमें अंतर्निहित जो विशिष्टताएं होती हैं वो विशिष्टताएं संस्कृति कहलाती हैं। जैसे हमने अभी बोला मानवीय गतिविधियों के भौतिक साक्ष्य
सभ्यता के प्रमाण चिन्ह। अभी हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फिर बोला जबकि संस्कृति को हम लोग देखते हैं, इसमें अंतर्निहित विशिष्टता जो होती है, अंतर्निहित विशिष्टता संस्कृति के पहचान। मानव अपने जीवन काल में जिन गतिविधियों का प्रयोग कर रहा है, जिन गतिविधियों का प्रयोग कर रहा है, उन गतिविधियों के प्रयोग से जो उसको भौतिक साक्ष्य प्रमाण हो रहे हैं, भौतिक साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, वही भौतिक साक्ष्य सभ्यता के अंग है। सपोज करिए इस मार्कर को ये मार्कर एक भौतिक साक्ष्य है, दिख रहा। इस मार्कर को बनाने में, ये मार्कर बना दिया मैंने, दिख रहा, ये हमारी सभ्यता का प्रतीक चिन्ह है। लेकिन इसको बनाने में हमें कुछ न कुछ अंतर्निहित कोई एक विशिष्टता, बहुत सारे मेटल लिए होंगे जो इसको बनाने में हम सहायक लिए होंगे। वो मेटल हमारी कल्चर कहलाए, संस्कृति कहलाए। यानी कि संस्कृति के अवयव ही इकट्ठा होकर के एक सभ्यता का निर्माण कर रहे हैं। हम लोगों को देखना है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में और सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति। ये बस जानकारी के लिए याद रखिएगा कि मानवीय गतिविधियों के भौतिक साक्ष्य जो होते हैं वो सभ्यता के प्रमाण चिन्ह होते हैं, जबकि इन गतिविधियों को बनाने में, तैयार करने में जो भौतिक रूप से दिख रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने में जो अंतर्निहित हम कोई न कोई खासियत डालना हूं, कोई विशिष्टता डालना हूं, वही विशिष्टता हमारी कल्चर, हमारी ट्रेडिशनल कल्चर। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। ये बातें याद रखिएगा, ये एग्जाम में कोई मतलब जानकारी के लिए चीजें ये जरूरी है जानना, लेकिन कोई ये एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, ऐसे मुद्दों पे चर्चा वो नहीं करेगा। हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की पृष्ठभूमि पर, अपने इस चैप्टर की पृष्ठभूमि पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाने, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज से लगभग सैकड़ों वर्ष पहले की घटना, सैकड़ों वर्ष पहले की एक घटना है। वो घटना क्या है? आज का जो पाकिस्तान दिख रहा है, आज के पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत में आप जाएंगे तो वहां मांटगोमरी नामक एक जिला मिलेगा। उस मांटगोमरी जिला में स्थित हड़प्पा नामक एक जगह है। उस हड़प्पा के निवासियों को शायद इस बात का किंचित मात्र आभास नहीं था कि वे लोग अपने दैनिक गतिविधियों में जिन चीजों का इतने धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीजें, वो ईंटें या वो वस्तुएं कोई साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि लाखों वर्ष पहले, सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष पहले छोड़ी हुई एक विशिष्ट सभ्यता की देन है। ये उनको किंचित मात्र पता नहीं था। उनको बस ये पता था कि मैं जिन ईंटों को, जिन पत्थरों को अपने घरों में, अपने मकानों में यूज कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर ने हमारे लिए बना के भेजा है। लेकिन ऐसा नहीं था। इसका आभास उन लोगों को तब हुआ जब ब्रिटिश सरकार भारत में अपना औपनिवेशिक शासन स्थापित कर लिया था और भारत के लिए वो ब्रिटेन से भारत तक रेलवे लाइन का विस्तार करवा रहा था। जब रेलवे लाइन का विस्तार करवा रहा था उस समय बताया जाता है बहुत सारे खंडहरों की खुदाई करवाई, और खंडहरों की जब खुदाई हुई तो खंडहरों के खुदाई के बाद बहुत ऐसे प्रमाण मिले जो ब्रिटिश सरकार के डिपार्टमेंट को ही हिला के रख दिए कि भाई जिस देश पे मैं
शासन सत्ता स्थापित कर रहा हूं वो कोई मामूली सा देश नहीं है, बल्कि सदियों पहले एक विशेष सभ्यता द्वारा छोड़े गए अवशेष वहां भरे पड़े हैं। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले उन लोगों को आभास तब हुआ जब 1856 में जॉन विलियम ब्रंटन थे। जॉन विलियम ब्रंटन के नेतृत्व में कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन का विस्तार करवाया जा रहा था। 1856 में जॉन विलियम ब्रंटन ने जब कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन का विस्तार करवाने लगे तो उन्होंने बहुत सारे खंडहरों की खुदाई करवाई, और खंडहरों की जब खुदाई करवाए तो उन खंडहरों के खुदाई से मिले हुए अवशेषों पे उन्होंने अध्ययन किया। लेकिन अभी तक ब्रिटिश सरकार यहाँ तक बता नहीं पा रही है पूर्ण रूप से कि भारत में एक विशाल और विस्तृत सभ्यता था। अभी पूर्णतः इस पे मंथन नहीं किया गया, लेकिन बातें जारी थी। आगे चलकर हुआ क्या? आगे चलकर ब्रिटिश सरकार ने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बैठाया और उसका जो नेतृत्व करता थे, उसके जो होल्डर थे वो थे सर जॉन मार्शल। इन्हीं सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पहली बार 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई करवाई, और हड़प्पा की खुदाई के बाद उनको बहुत सारे अवशेष मिले, और वे अवशेष इस बात को बताने के लिए पर्याप्त थे कि ये अवशेष कोई मामूली अवशेष नहीं है, बल्कि 5000 या उससे पहले 5000 वर्ष या उससे पहले छोड़े हुए एक विशेष सभ्यता के लोगों का ये अवशेष है। उसके बाद क्या हुआ, जब जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई करवा दिए, तो हड़प्पा की खुदाई के बाद अभी हम लोग सारे स्थल को अलग पढ़ेंगे। हड़प्पा की खुदाई करवाए तो हड़प्पा की खुदाई के बाद उन्हें बहुत सारे साक्ष्य मिले, और इस साक्ष्य मिलने का ही देन है कि ताड़तोड़ खुदाई भारत में जारी रही, और आगे चल के 1922 में फिर एक शख्स पैदा हो जाते हैं, और वो शख्स आते हैं राखल दास बनर्जी। और ये राखल दास बनर्जी महोदय जी जो थे, ये मोहनजोदड़ो की खुदाई करवा रहे, और मोहनजोदड़ो के खुदाई के बाद मिले अवशेष इस बात को पर्याप्त रूप से बता दिए कि वास्तव में भारत में एक विस्तृत सभ्यता का विस्तार था, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीजों का साक्ष्य अभी हम लोग मुख्य स्थल में पढ़ेंगे। पहली खुदाई जो हुई थी जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी ने जब किया था जिस स्थल को, वो जगह का नाम था हड़प्पा। इसलिए इस चैप्टर को हम लोग कई नामों से जानते हैं, इसीलिए इसकी खुदाई होने की वजह से इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कई नाम से जानते हैं, जरा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक बार, फिर अपनी बातों को आगे लेके चलते हैं। एक तो है ये सिंधु घाटी सभ्यता, हमने अभी लिखा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा भी हमने बताया हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तीसरा इसको क्या बोलते हैं, तीसरा भी इसका नाम है, वो नाम है, इस समय कांसे की खोज हुई थी, तांबा में टीना को मिला करके एक नई धातु बनाया गया था कांसे की खोज हो चुकी थी इसी समय पहली बार, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। और इस कालखंड की जितनी सारी जानकारी हम लोगों को मिलता है वो पूरा तात्विक भी मिलता है और साहित्यिक भी मिलता है, लेकिन साहित्यिक जो स्रोत हैं उन साहित्यिक स्रोतों को जिस लिपि में लिपिबद्ध किया गया है उस लिपि को अभी तक हम लोगों ने
पढ़ नहीं पाया है और समझ नहीं पाया है। और हमने अपने पहले लेक्चर में ही बताया था, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड में ऐसे कालखंड को रखा जाता है जिस कालखंड की से जुड़ी हुई लिपियां मिली हो, लिपिबद्ध लिपि मिली हो, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया हो। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पुरातात्विक के साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं, लेकिन साहित्यिक स्रोतों को जिस लिपि में लिपिबद्ध किया गया है उस लिपि को अभी तक हम लोगों ने पढ़ नहीं पाया। जब पढ़ नहीं पाए तो समझ कहाँ पाएंगे, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया। और आद्य ऐतिहासिक काल में रखने का ही देन है कि इस सभ्यता को हम लोग आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता के कईयों नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी के तट पर माना जाता है बहुत ज्यादा रिसोर्सेज मिले हैं इसके, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। हड़प्पा की खुदाई पहले हुई, हड़प्पा सभ्यता कहा गया। कांस्य धातु का प्रयोग इस समय हो गया, कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। आद्य ऐतिहासिक फेज में रखा गया, प्रोटो हिस्ट्री फेज में रखा गया है, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा गया है। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कई नामों से जानते हैं। बहरहाल हम लोगों को ये देखना है कि जिस सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं उस सभ्यता के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं था। 1856 में जॉन विलियम ब्रंटन जो है कराची से लाहौर तक खुदाई कर रेल लाइन बिछवा रहे हैं, खंडहर की खुदाई करवा रहे हैं। जॉन मार्शल के नेतृत्व में आगे चल 1921 में दयाराम साहनी आ रहे हैं, हड़प्पा की खुदाई करवा रहे हैं। 1922 में राखलदास बनर्जी आ रहे हैं, ये मोहनजोदड़ो की खुदाई करवा रहे हैं। और ये इसके मैंने कुछ नाम रखा है, मैं इसकी एक पृष्ठभूमि तैयार किया। इस पृष्ठभूमि पे हम लोगों को इस चैप्टर को आगे लेके चलना है। इसी पृष्ठभूमि के आधार पे हम लोगों को इस चैप्टर को आगे लेके चलना है। तो देखते हैं हम लोग आगे। इसके बाद हम लोगों को क्या देखना है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हो गई तो भारत में इस खुदाई के बाद जो मिले साक्ष्य थे ये बता दिए कि सिंधु घाटी सभ्यता कोई मामूली सी सभ्यता नहीं थी। इसीलिए भारत के और विश्व के नजर में सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिलती जुलती एक सभ्यता थी। तो भारत के और विश्व के जो आसपास हो चुका, कई स्थलों पे खुदाई जारी हो गए और जिन जिन स्थलों पे खुदाई जारी हुए जो सिंधु घाटी सभ्यता से संदर्भ में जो साक्ष्य उपलब्ध करवाए हैं उसके आधार पर हम लोग इस सभ्यता का विस्तार बतलाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसे था। उन स्थलों की खुदाई होने से ही हम लोग पता लगाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्या था, इसके बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता जो है पृष्ठभूमि के बाद जो हम लोग देखेंगे इसमें, वो देखेंगे बात विस्तार की, वो बात हम लोग देखेंगे विस्तार की। तो इसमें हम लोगों को ये देखना है, किताबों में आप पढ़े होंगे, सिंधु घाटी जो सभ्यता था, ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार था, त्रिभुज के आकार में था। तो त्रिभुज के आकार में कैसे था, जरा हम लोग इसको पुट करके देखते हैं, त्रिभुज के आकार में सिंधु घाटी सभ्यता कैसे था। तो मैं यहाँ एक त्रिभुज बना दिया। ऊपर जो स्थल है, ऊपर दो स्थल हम लोगों को लिखना है, एक भारत के संदर्भ में लिखना है और एक विश्व के संदर्भ में लिखना है। नीचे भी एक भारत के संदर्भ में लिखेंगे और एक विश्व के संदर्भ में, क्योंकपाकिस्तान पाकिस्तान में भी इसका साक्ष्य उपलब्ध होता है। तो ऊपर हम लिखते हैं, ऊपर हम यहाँ लिखते हैं रहमान डेरी, रहमान डेरी। इन साक्ष्यों को आप लोग ऐसे फिगर के हिसाब से लेकर चलिएगा। रहमान डेरी ये कहाँ है, तो पाक में, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये रहमान डेरी हम लोगों को मिलता है।
ठीक जगह है ये। और भारत के संदर्भ में अगर देखेंगे तो मांडा है। ये मांडा कहाँ है? ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक, दक्षिण में अगर हम आते हैं, दक्षिण में तो हमको मिलता है भगत राव। दक्षिण में मिलता है भगत राव। ये कहाँ है? गुजरात में। और दक्षिण में ही हम देखते हैं दयमाबाद। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। उत्तर का इसका विस्तार कुछ ऐसा, दक्षिण में इसका विस्तार कुछ ऐसा। पूर्व के नजरिए से अगर देखा जाए तो पूर्व में जो इसका विस्तार है वो है आलमगीरपुर। अभी मैं इसको भर के पुट करके दिखाऊंगा। ये आलमगीरपुर कहाँ है? तो यूपी में। और पश्चिम में जो इसका विस्तार है वो है सुतकांगेडोर। ये कहाँ है? ये है बलूचिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये विस्तार मैं बता रहा हूँ, ये विस्तार मुख्य स्थलों की खुदाई होने से ही पता चल रहे हैं। उत्तर में रामांडेरी मांडा से लेकर के दक्षिण में भगत राव दयमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकांगेडोर, ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। उत्तर में जो है, दक्षिण में जो है, पूर्व में जो है, पश्चिम में जो है, नदियों के तटों के किनारे मिला। तो यहाँ एक चीज हम लोगों को और जानना जरूरी हो जाता है, उत्तर में कौन सी नदी थी? तो उत्तर में जो नदी थी वो हम लोग जानेंगे चेनाब नदी के तट पे। दक्षिण में हम लोगों को देखना, उत्तर में चेनाब नदी देखा जाएगा, दक्षिण में जो नदी मिली है, दक्षिण में परवार नदी मिली है, परवार नदी के तट पर। पूर्व में जो है, पूर्व में जो नदी का विस्तार है वो है हिंडन नदी, हिंडन नदी। और पश्चिम में जो मिला है वो है दास्त नदी। तो ये जो तीर मारना हो इसको याद रखना हम लोगों को, एग्जाम के नजरिए से हम लोगों को याद रखना। इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार अगर देखा जाए, पूर्व से पश्चिम का विस्तार देखा जाए, तो जो इधर से इसका विस्तार है वो है ये 1600 किलोमीटर की विस्तार है, 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये 1400 किलोमीटर में विस्तृत है, 1400 किलोमीटर में विस्तृत है। ये बात हम लोगों को याद रखना। अब इसको हम क्या करते हैं, भारत के नक्शे में और वैश्विक संदर्भ में पुट करके देखते हैं कि क्या वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। इसको हम लोग देखते हैं। तो मैं यहाँ एक नक्शा बनाता हूँ, यहाँ एक नक्शा मैं बनाता हूँ। इस नक्शे में हम लोग पुट करके देखेंगे, इसी में हम लोग पुट करके देखेंगे। यहाँ जरा समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। ये देखते हैं मैंने भारत बनाया। उत्तर में हमने अभी क्या बोला? मांडा जम्मू कश्मीर। दक्षिण में क्या बोला? गुजरात महाराष्ट्र। गुजरात के लिए लास्ट पोजीशन ले लेता हूं मैं, महाराष्ट्र। पूर्व में मैंने आया अधिक से अधिक कहां? उत्तर प्रदेश। इसको क्या कर और पश्चिम में हमने कहां तक गया? पश्चिम में हमने गया है, पश्चिम में बलूचिस्तान तक। इसको हम लोग क्या करते हैं? मेंशन कर देते हैं, मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं। यहाँ कहीं है ये, इसको मिलाते हैं। ऐसे कुछ आकार आएगा बलूचिस्तान तक लेकर के। तो इसका जो आकार हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये वाली जो एरिया है, ये वाली और ये वाली एरिया, इसी को मैंने पुट करके आपको दिखाया है, इसी को पुट करके दिखाया है। यानी कि जम्मू कश्मीर, आलमगीरपुर, दयमाबाद और बलूचिस्तान। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था त्रिभुजाकार, वो कुछ ऐसे ही हम लोगों के सामने रिप्रेजेंट होता है, इसी आकार। इसका मतलब ये हुआ खुदाई तो हुए होंगे, भारत के कई क्षेत्रों में खुदाई हुए होंगे,
लेकिन उस कालखंड से जुड़ी हुई जो हमको अवशेष मिले वो अवशेष हमको बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। इतनी बातों को आप नोट करिएगा, इन सारे बातों को नोट करिएगा और इसको विधिवत से याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने आपको क्या बताया? पहले तो ये बताया कि सभ्यता और संस्कृति क्या है, फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया इसकी पृष्ठभूमि को तैयार किया, फिर इसको बताया कितने नामों से जाना जाता है, उसके बाद मैंने आपको बताया इसकी विस्तार जो थी वो त्रिभुजाकार थी। त्रिभुजाकार थी तो उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन, उत्तर में कौन सी नदी है, दक्षिण में कौन सी नदी, पूर्व में कौन सी नदी है, पश्चिम में कौन सी नदी। ये बातें हम लोगों को याद रखना है और इसको मैंने नक्शे में पुट करके आपको दिखा दिया। अब मैं आपको बताने चल रहा हूं सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या था, इसकी टाइम पीरियड क्या था। तो इसके टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा मतभेद की बातें आती हैं। हम इसको अपने लहजे में बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसको मानिएगा आप इस बात को और इसको याद रखिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं बताता हूं सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है। इसको मैं इरेज करता हूं। विस्तार हमने देख लिया, अब देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है। तो इसके कालक्रम पे बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अचानक सभ्यता नहीं बना होगा, ऐसा नहीं ना सिंधु घाटी सभ्यता तो सभ्यता बन खुल गया। उसके पहले तो कल्चर ही था ना, कल्चर से सिविलाइजेशन की तरफ हम लोग मुड़ रहे हैं, संस्कृति से सभ्यता की तरफ चल रहे हैं हम लोग। तो कल्चर था तो कल्चर का कौन सा फेज चल रहा है ये जानना अति आवश्यक है। अगर इसको हम जानेंगे तभी हम ये बता पाएंगे कि वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है और किस रूप में जाके ये सभ्य मानव प्रौढ़ सभ्यता के रूप में आई है, मैच्योर कब हुई है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है, अरे भाई एक बात बताइए, कोई बड़ा आदमी है, कोई बड़ा आदमी डायरेक्ट बड़ा नहीं ना बन गया, वो किसी दिन पैदा हुआ होगा, फिर बड़ा हुआ होगा, फिर बड़ा हुआ होगा, अपने आयु के आधार पे मेहनत किया होगा, उसके बाद बड़ा हुआ होगा अपने कर्म के आधार पे, उसके बाद समाज में लोग उसको जानते हैं। ऐसा नहीं है एकाएक माँ के गर्भ से निकलने वाला औलाद तुरंत दुनिया का सबसे अमीर और दुनिया का सबसे ताकतवर बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता ऐसा नहीं है कि एकाएक सभ्यता का रूप लेकर के चली आई। सिंधु घाटी सभ्यता प्रारंभ में संस्कृति थी, बाद में ये सभ्यता का रूप लेकर के आ रही है। उसको हम लोग देखने चल रहे हैं कि ये किस फेज में संस्कृति थी और सभ्यता का ये रूप किस फेज में ले रही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम मैं बता रहा हूं आपको। 6000 BC से 6000 ईसा पूर्व यहां मैं लिखता हूं। 6000 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग माना जाता है 3000 या 3500 ईसा पूर्व, 3000 या 3500 ईसा पूर्व तक एक फेज चला। फिर 3000 और 3500 ईसा पूर्व के बाद इसका सेकेंड फेज चालू हो रहा है और जो इसका दूसरा फेज चलता है, इसका जो दूसरा फेज चलता है वो चलता है 2500 ईसा पूर्व तक, वो चलता है 2500 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व तक। और इसका जो तीसरा फेज चलता है, तीसरा फेज, वो इसका तीसरा फेज तब चलता है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक इसका तीसरा फेज चलता है। 1750 ईसा पूर्व तक इसका तीसरा फेज चलता है और इसका चौथा फेज जो चलता है वो 1750 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक आता है। 1200, इसको हम लोग देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप जनरली ऐसे पढ़े होंगे कि 2500 से लेकर के 1750 की कालखंड जो है, 2500 से लेकर के 1750 की जो कालखंड है
वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं। लेकिन हमें ये जानना होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो प्रारंभ में शुरुआत कहाँ से कर रहा है, यहाँ से कर रहा है प्री हड़प्पन कल्चर से। इसको कह सकते हैं प्री हड़प्पन कल्चर को हम कह सकते हैं एक तरह से पूर्व हड़प्पा संस्कृति, पूर्व हड़प्पा संस्कृति। फिर प्री हड़प्पन कल्चर के बाद ये क्या हो रहा है, प्रोटो हड़प्पन कल्चर में कन्वर्ट हो रहा है। प्रोटो हड़प्पन कल्चर में प्रोटो हड़प्पन कल्चर में कन्वर्ट हो रहा है। प्रोटो हड़प्पन कल्चर इसका मतलब यानी प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति। प्रोटो हड़प्पन कल्चर के बाद ये अपनी विस्तार को लेके चल रहा है। ये विस्तार किस किस तरह से कर रहा है, मैं ये कई जगह हर बात को खिचड़ी नहीं बनाऊंगा। पढ़ाई को एक पढ़ाई के अंदाज में लेके चलना हो सकता है, तभी ज्ञान की स्थायित्व तो बनी रहे। अभी मैं बताऊंगा ये क्यों ऐसे फेजेस दिखाई दे रहे हैं और यहाँ भी मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे हो जा रहा है, हड़प्पन जो है कल्चर से सिविलाइजेशन की तरफ कैसे बढ़ा जा रहा है। अभी हम लोग आगे फेज बाय फेज देखते चलेंगे। अभी यहाँ मेन हमारा इंटेंशन है बताना इसके कालक्रम को, सिर्फ इसके कालखंड को बताना है। प्रोटो हड़प्पन कल्चर के बाद ये आ जा रहा है सीधे हड़प्पन सिविलाइजेशन, या कह सकते हैं मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन, या इसको हिंदी में हम कह सकते हैं प्रौढ़ हड़प्पा सभ्यता। और जैसे 70-50 बीसी में ये डिक्लाइन कर जा रहा है तो फिर अपने पुराने रूप में चला आएगा, और हम बोलेंगे इसको लेटर हड़प्पन कल्चर में फिर हो जाएगा लेटर हड़प्पन कल्चर, यानी कि उत्तर हड़प्पन संस्कृति। इस बात को जरा समझिएगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन के अगर कालखंड को हम लोग समझते हैं तो 6000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 या कुछ इतिहासकारों का मानना 3500 ईसा पूर्व तक प्री हड़प्पन फेज चलता है कल्चर के रूप में। ये कल्चर जो थे ये धीरे धीरे मानव अपने, अभी मैंने संस्कृति के बारे में और सभ्यता के बारे में क्या बताया, मानवीय गतिविधियों का भौतिक साक्ष्य सभ्यता का प्रतीक चिन्ह, और उसमें अंतर्विशिष्टता जो पाई जा रही है, उसमें अंतर्विहित जो विशिष्टता पाई जा रही है वो संस्कृति है। तो मनुष्य जो है संस्कृति फेज से धीरे धीरे उत्थान कर रहा है। संस्कृति में कुरीति, आडंबर, अंधविश्वास तमाम तत्व भी समाहित होते हैं। उनको निकाल करके हम भौतिक साक्ष्य के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्री हड़प्पन जो कल्चर है, प्री हड़प्पन कल्चर के बाद धीरे धीरे ये प्रोटो हड़प्पन कल्चर में कन्वर्ट हुआ। प्रोटो हड़प्पन कल्चर के बाद जो हड़प्पन कल्चर के लोग थे वो धीरे धीरे विकास के चरण को आगे लेके चले हैं। अभी हम लोग देखेंगे इस समय का मानव एडवांस लेवल का हो जाएगा, टॉयलेट बनाएगा, सड़क बनाएगा, नाली सड़क के किनारे बनाएगा, सड़क को संकोट पे काटेगा, सड़कों के किनारे बिजली का खंभा दौड़ाएगा, बिजली के खंभों पे बिजली दौड़ाएगा। बिजली उस समय नहीं थी, दीपक जलाया जाता था, दीपक खंभों पे। तो जैसे आज हम लोग जलाते हैं बिजली, ऐसे दीपक जलाया जाता था। कुआं खुदवाता था, कुएं से पानी लेके पिया जाता था, कुएं को सुरक्षित रखा जाता था, स्नान घर बनवाया जाता था, टॉयलेट बनवाया जाता था, सौंदर्य प्रसाधन के बहुत सारे चीज इस्तेमाल किए जाते थे। ये समस्त गतिविधियां मानव की जो थी वो कल्चर से सिविलाइजेशन की तरफ लेकर चली गई।
और 2500 से लेकर 1750 का वो समय था जब हड़प्पन कल्चर से सिविलाइजेशन की तरफ कन्वर्ट हो गया। तो आपसे कोई एक भाषा में अगर पूछता है कि हड़प्पन सभ्यता, हड़प्पा जो सभ्यता है या सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसका कालक्रम क्या है, तो आप बोलिएगा 2500 से लेके 1750 बीसी है। 2500 से लेके 1750, इस डेट को याद रखिएगा, एग्जाम में यही आपको मारना है। 2500 से 1750, इसके पहले ये संस्कृति था और जब डिक्लाइन करेगा तो फिर ये संस्कृति में ही कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद हम लोग जो चैप्टर पढ़ते हैं वो वैदिक सभ्यता नहीं पढ़ते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन नहीं पढ़ते हैं, वैदिक कल्चर पढ़ते हैं, वैदिक संस्कृति हम लोग पढ़ते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने क्या देखा, इसके कालक्रम को, तो इसके कालक्रम की जो डेट है 2500 से 1750 ईसा पूर्व, इसको हम लोगों को याद करना अति आवश्यक है। अब हम लोग देखते हैं, इसके विस्तार को देख लिया, इसके कालक्रम को देख लिया। अब हम आते हैं इस चैप्टर के मुख्य जो रीढ़ की हड्डी है, जहां से सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सवाल इधर से भी जितनी सारी बातें लिखा, सारी की सारी बातें, कहीं हवा हवाई की बातें नहीं है, इधर उधर की बिना मतलब की बात है, चैनल पे आकर उल्टा सीधा बातें बोलना, पढ़ाना, मस्ती मजाक करना, वो सब सुनने में बस पल भर के लिए अच्छे लगते हैं। जब कामयाबी नहीं मिलेगी ना तो वो सारी बातें झंड कर देती हैं, जिंदगी किसी काम का नहीं रहता है। और वो जो कमाता है ना मीठी मीठी बातें बोल बोल के, हंसा हंसा के, वो तो अपना व्यवसाय करके चला जाएगा, लेकिन आपकी जिंदगी झंड हो जाएगी, रोड पे चले जाएंगे। इसलिए जरूरी होगा कहीं भी पढ़िए, लेकिन आप मेन काम आपका होना पढ़ाई पे टारगेट करना, मेन मुद्दा आपका पढ़ाई। किसी से पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, लेकिन मेन काम ये देखिएगा कि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे हैं तो लात मार दीजिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो उसका साथ दीजिए। अब हम चलते हैं आपको लेकर के इस सभ्यता के अगले भाग में। मैंने बताया आपको कि संस्कृति सभ्यता बताऊंगा, पृष्ठभूमि बताऊंगा, फिर कार्यक्रम बताऊंगा, विस्तार बताऊंगा, फिर मैंने बोला मुख्य स्थल बताऊंगा। अब हम चलते हैं मुख्य स्थल पे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीवन शैली, उसके बाद देखेंगे डिक्लाइन कैसे हो गया। अब हम लोगों को देखना है इसके मुख्य स्थल के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यक्रम हमने देख लिया, 2500 से 1750 से डेट याद रखेगा। इसके पहले कल्चर के फेज में चल रहा है, और लास्ट में जब डिक्लाइन हो जा रहा है इसका पतन, तो फिर कल्चर में ही कन्वर्ट हो जा रहा है। ये बात याद रखिएगा। आते हैं हम मुख्य स्थल में। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल। मुख्य स्थल में हम लोग 10 से 15 स्थलों पे विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, जहां से सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जिस स्थल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो स्थल है हड़प्पा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा। जैसे जैसे मैं लिखते चल रहा हूँ, अगर ऐसे अपने नोटबुक में आप कॉपी कलम उठा करके, अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं, ऐसे ऐसे अगर आप छपैया करते चले जाएंगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। और आपको नहीं यकीन होगा तो अपने अगल बगल बैठे किसी पढ़े लिखे भाई से पूछिएगा, वो खुद पे खुद बता देंगे इसके बारे में। पहले पहला जो मुख्य स्थल पे हम लोग चर्चा करेंगे वो मुख्य स्थल है हमारा हड़प्पा। हमारा साथ पढ़ाने का थोड़ा अंदाजा है, इसलिए मैं थोड़ा अलग अंदाज में चलता हूँ। मुख्य स्थल को हम कैसे पढ़ाऊंगा, हर चीज को मैं थोड़ा अलग अंदाज से लेकर चलता हूँ, हो सकता है आपको अच्छा लगे। इसमें हम लोगों को सबसे पहले देखना है, मुख्य स्थल में जो सबसे पहले देखना है वो ये देखना है कि किसी भी स्थल के खोजकर्ता कौन थे, कौन है इसके खोजकर्ता, कहाँ कौन बताया इसके बारे में। तो सबसे पहला बात हम लोग देखेंगे खुदाई करता कौन था। खुदाई करता या कह लीजिए खोज करता या बताने वाला कौन था। तो हड़प्पा के खुदाई करता कौन थे। हड़प्पा जो थी इसके खुदाई करता जो थे वो दयाराम साहनी जी थे। दयाराम साहनी हड़प्पा। फिर देखेंगे कि खुदाई जो हुआ था
यही हम लोग डेट भी लिखते चलेंगे, सारा डेट भी यही लिखते चलेंगे। यानी 1921 में हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी जी जो हैं इनके द्वारा किया जा रहा है। ये जो दूसरी बात हम लोग क्या देखेंगे इसमें, दूसरी बात हम लोगों को ये देखना है, हर में एक दो का मैं बता दे रहा हूँ ट्रेडिशन, इसी अंदाज में हम लोगों को लेके सारी बातें चलना। दूसरी चीज जो हम लोग देखेंगे, इस हड़प्पा की स्थिति क्या है, स्थिति यानी लोकेशन क्या है, कहाँ है ये हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जाएंगे तो वहां स्थित एक मोंटगोमरी जिला होगा, वहां है हड़प्पा। यानी कि इसकी स्थिति के बारे में अगर बात किया जाए तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला। अब यहाँ हम लोगों को एक बात ध्यान देना, ये जो मोंटगोमरी जिला है ना, इस समय ये मोंटगोमरी जिला का नाम बदल करके वर्तमान में साहिवाला हो चुका है। इसलिए हम लोगों को जानना क्या है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में हड़प्पा स्थल था, लेकिन मोंटगोमरी को हम लोग ऐसे जानेंगे, वर्तमान इसका नाम जो है वर्तमान नाम क्या है, तो हम लोगों को जानना है साहिवाल। ये बात हम लोगों को याद रखना है। फिर तीसरी बात हमें हड़प्पा में क्या जानना, हमने खुदाई करता देख लिया, हमने इसकी स्थिति देख लिया, हम ये देखेंगे कि हड़प्पा किस नदी के तट पे है, किसी नदी के तट पे है कि नहीं है। तो हम देखेंगे नदी, ये किस नदी के तट पे है, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के बाएं तट पे है, रावी नदी के बाएं तट। ये रावी नदी जो है भूगोल की क्लास अभी हम लेके आएंगे तो हम लोग देखेंगे सिंधु नदी जो निकली है, सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम रहेगा, चेनाब, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे रावी, ब्यास और सतलज जाके सीधे सिंधु में मिल जाएगी, ऐसे कुछ देखेंगे। यहाँ सिंधु देखेंगे, सिंधु, झेलम, चेनाब, ये है हमारा रावी और ये ब्यास और ये सतलज। इसको नक्शे में हम पुट करके आपको वहां बताएंगे। तो इस रावी नदी के बायां तट का मतलब क्या हुआ, जिधर नदी जा रही है उधर मुंह खड़ा होके खड़ा हो जाइए और अपने राइट और अपना लेफ्ट देख लीजिए, बायां तट आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान क्षेत्र में भारत के नक्शे में जब पुट किया जाएगा तो पाकिस्तान के क्षेत्र में है, यानी कि हड़प्पा से संबंधित जो नदी है वो रावी नदी है और रावी नदी के बाएं तट यानी कि इस छोरे पर हड़प्पा स्थित है। फिर इसमें हम लोगों को क्या देखना है, हड़प्पा जो है हमने खुदाई करता देखा, स्थिति देख लिया, नदी देख लिया, ये देखेंगे क्या हड़प्पा का कोई उपनाम भी है। जैसे बहुत सारे स्थल, जैसे मोहनजोदड़ो हुआ, मृतकों को अटीला बोला जाता, ऐसे कई स्थल को हम लोग देखेंगे कई उपनाम से जाना जाएगा। तो ये भी उपनाम से अगर होगा तो उपनाम देख लिया जाएगा, और अगर उपनाम नहीं होगा तो डायरेक्ट हम लोग क्या देखेंगे, अगला जो हम लोग देखेंगे हर स्थल में अगली बात तो देखेंगे वो देखेंगे प्रमुख साक्ष्य क्या क्या मिले ये देखेंगे। तो हमारा ये हड़प्पा से संबंधित जितनी बातें होंगी, एग्जामिनर कहीं से घुमा के पूछेगा हड़प्पा से रिलेटेड, हमें लग रहा आप बता ही देंगे। ऐसा आप खुद प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के जरूर देखिएगा। तो प्रमुख साक्ष्य में हम लोगों को क्या क्या देखना है, तो इसमें क्या क्या प्रमुख साक्ष्य मिला है, तो शंख का बना बैल मिला है, शंख का बना बैल मिला है। इसके अलावा क्या मिला है, पीतल का बना हुआ एक इक्का मिला है, इक्का मतलब घुड़बग्गी वाला, पीतल का बना इक्का मिला है, पीतल का बना इक्का मिला है। इसके अलावा देखेंगे शंख का बना बैल मिलेगा, पीतल का बना इक्का मिलेगा। फिर ईंटों के बहुत सारे वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे हैं, वृत्ताकार चबूतरा। चबूतरा का मतलब समझ लीजिएगा क्या है, वैसे गांव में अगर रहते होंगे तो जानते होंगे कोई सार्वजनिक स्थल होता है, वहाँ कोई पेड़ हो, कोई ऐसे चीज हो बना रहता है, उसको चारों तरफ से ऐसे क्या किया जाएगा, चौहद्दी लगा दिया जाएगा, लोग जा करके वहाँ बैठते हैं, वो एक चबूतरा के नाम से जाना जाता है।
चबूतरा धर्म के हिसाब से भी देखा जाएगा, सभा समिति के भी हिसाब से चबूतरा देखा जाएगा, तो हर का कंसेप्ट अलग अलग जाए। तो ऐसे ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे ऐसे गोला बना करके बैठने वाला कोई इस पे जगह बनाया गया था जहां लोग जा करके बैठ सकते थे। तो ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले, शंख का बैल, पीतल का इक्का। इसके अलावा देखा जाएगा तो सिंधु घाटी हड़प्पा से जो मिला साक्ष्य, इसमें जौ मिला है, जौ जो भारत के कृषि के संदर्भ में देखा जाएगा तो सबसे पहला फसल जौ ही था। तो जौ के दाने जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिले। इसके अलावा भूसी मिले हैं, भूसी। फिर एक समाधि मिला है जिसका नाम दे दिया गया, समाधि मिला है जिसका नाम दिया गया समाधि R37, समाधि R37 इसका नाम दे दिया गया। इसके अलावा हड़प्पा से एक मुद्रा मिला है, मुद्रा। उस मुद्रा पर गरुड़ का चित्र अंकित किया गया है। तो हम कहेंगे एक बात यहाँ और लिख लेंगे कि मुद्रा पर गरुड़ का अंकन, मुद्रा पर गरुड़ का अंकन। ये सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल पढ़ेंगे तो हम हर स्थलों के बारे में आपको ऐसे ही कुछ बताते चलेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग उसमें? एक ये देखेंगे स्थलों के बारे में, ये देखेंगे कि खुदाई करना कौन किया, कब किया, स्थिति मतलब इस समय कहाँ जगह है, कौन है नदी के किनारे था, कहाँ वहां से मिला था, प्रमुख साक्ष्य क्या क्या थे, उपनाम उसका कोई था कि नहीं था। इसी अंदाज में लेकर के हम लोग सारी बातें चलेंगे। तो जो कब्रिस्तान मिला है उसका नाम दे दिया गया समाधि R37। समाधि R37 कई बार पूछा हुआ भी है तो इसको याद रखिए। अब हम चलते हैं हड़प्पा के बाद दूसरे जो नंबर लगाता है हम लोग पढ़ने के लिए वो रहेगा मोहनजोदड़ो। तो इसको आप चाहें तो इसकी छपैया कर लें, फिर हम लोग दूसरा पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में लिखते हैं। दूसरा स्थल जो हम लोग पढ़ेंगे, एक स्थल हम लोगों ने पढ़ लिया और दूसरा स्थल जो हम लोग पढ़ेंगे वो है मोहनजोदड़ो। इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा, ऐसा हवाबाजी करेंगे तो जिंदगी झंड हो जाएगा, फिर बाद में सोचते रहिएगा। इसको जरा देखिए मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो में हम लोगों को क्या करना, सबसे पहले मोहनजोदड़ो में हड़प्पा हमने बताया क्या क्या देखा। सबसे पहले खुदाई करता देखा, तो यहाँ भी देख लेते भाई खुदाई करता, देखने में क्या जाता, यहाँ भी देख लेते खुदाई करता। वहां दयाराम सारणी महोदय जी थे, यहाँ कोई और महोदय जी आएंगे, यहाँ राखल दास बनर्जी आ जाएंगे, राखल दास बनर्जी। वो 1921 में किए तो ये एक साल पीछे रह गए बेचारे, ये 1922 में किए। 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। मोहनजोदड़ो की खुदाई की है। मोहनजोदड़ो की स्थिति जरा देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो की स्थिति क्या है, मोहनजोदड़ो कहाँ है इस समय। जैसे हड़प्पा को हमने देखा, हड़प्पा की स्थिति, ऐसे मोहनजोदड़ो को देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान में ये भी है, वो पाकिस्तान के ये सिंध प्रांत के लारकाना जिला में इसका स्थिति जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में, लारकाना जिला, ये हम लोगों को याद रखना। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में मोहनजोदड़ो की स्थिति है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे है, यहाँ हम नदी का नाम देख लेते हैं हम लोग। नदी वो रावी नदी के तट पे था, तो ये किस नदी के तट, वो रावी नदी के बाएं तट पे था हड़प्पा। तो ये सिंधु नदी के ये दाएं तट पर, ये याद रखना, सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का उपनाम हम लोग देख लेते हैं। उपनाम इसका क्या है, उपनाम, इसको एक और नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी जब खुदाई हुई है तो बहुत सारे मृतकों का साक्ष्य मिला, मृतकों का ढेर मिला, बहुत सारे कंकालों का ढेर मिला। और कंकालों का ढेर मिलने की वजह से मोहनजोदड़ो को हम लोग बोलते हैं मृतकों का
मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। तो मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि यहाँ के प्रमुख साक्ष्य क्या, प्रमुख साक्ष्य क्या क्या यहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो की खुदाई से क्या क्या मिला। जैसे हड़प्पा से मिला था, ऐसे कुछ ना कुछ मोहनजोदड़ो से मिलेगा। खुदाई करता कौन है? तो राखलदास बनर्जी है 1922 में। स्थिति क्या है इसका? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लाड़काना जिला है। नदी कौन सी है यहाँ? सिंधु नदी का दायां तट है। उपनाम इसको किस उपनाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता। प्रमुख साक्ष्य यहाँ से क्या क्या मिले हैं, तो यहाँ से जो जो चीजें मिले उसको देखते हैं हम लोग। यहाँ से क्या क्या मिला है, तो विशाल स्नानागार मिला है। अभी हम सारे बातों को हम लोग देखते हैं। विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है, अन्नागार का साक्ष्य मिला है। अभी हम सब बातें बता रहे हैं क्या होते हैं। स्नानागार का साक्ष्य मिला है, अन्नागार का साक्ष्य मिला है, सभा भवन का साक्ष्य मिला है। सभा भवन, अभी सब शब्द हम लोग समझ रहे हैं, अभी बस ऐसे देखते चलेंगे। सभा भवन का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा देखा जाएगा तो एक नर्तकी का साक्ष्य मिला है, या कह सकते हैं कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी का साक्ष्य मिला है। नर्तकी नाचने वाले, इसको भी मैं बताता है क्या है। कांसे की नर्तकी का साक्ष्य मिला है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है, सबसे छोटी छोटी और भी बातें हैं, जैसे सूती कपड़ा कभी कभी पूछता कहाँ से मिला, तो सूती कपड़ा जो है, सूती कपड़ा वो मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके अलावा हम लोगों को ये देखना है, हाथी का पूछता है कपालखंड कहाँ से मिला है, तो जो हाथी का कपालखंड था, हाथी का कपालखंड, ये हाथी का कपालखंड यहीं से मिला है, मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिला है। गले हुए तांबे का ढेर पूछता है कहाँ से मिला, सिंधु घाटी सभ्यता के, तो गले हुए तांबे का जो ढेर है, गले हुए तांबे का जो ढेर है, ये गले हुए तांबे का ढेर हमको मोहनजोदड़ो से ही मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई से एक आश्चर्यजनक वाली बात, एक योगी का तस्वीर मिला है, एक योगी का तस्वीर मिला है। तो योगी की तस्वीर जो मिली है उसमें कोई खास बात है, एक योगी का तस्वीर। अब इस योगी जी जो है, योगी का तस्वीर मिला है, इस योगी के तस्वीर के दाएं और बाएं तरफ कुछ दिखाई देते हैं। सपोज करिए ये दायां एरिया है, ये दायां एरिया है और ये बायां एरिया है। दाएं में क्या दिखाई दे रहा है? दाएं में दो जानवर दिख रहे हैं, एक चीता और दूसरा हाथी। चीता और हाथी दाएं साइड में अगर देखा जाए तो चीता और हाथी दिख रहे हैं, और बाएं साइड में देखा जाए तो गैड़ा और भैंसा दिख रहा है। और जो योगी ये बैठे हैं, इस योगी के बीच में एक मृगछाल है। बीच वाला जो पोजीशन है, इस बीच वाले पोजीशन में क्या साक्ष्य मिल रहा है? मृगछाल, यानी योगी योग मुद्रा में बैठा हुआ है, योग धारण किया हुआ है, बीच में उसके मृगछाल है। उसके दाएं साइड में मैंने बताया चीता हाथी है, उसके बाएं तरफ गैड़ा और भैंसा है। योग मुद्रा में बैठा ये मानव है। हम लोग ये कहते हैं कि हो सकता है कि ये मानव उस समय पाशुपत शिव के रूप में इसकी पूजा की जाती होगी। इसी योगी को हम लोग पाशुपत शिव के रूप में संभवतः मानते हैं, जिसको आज हम लोग भोले शंभू के नाम से जानते हैं। शंकर बाबा का व्रत रहते होंगे आप, तो जो शंकर बाबा है डमरू वाले ना, ये डमरू वाले बाबा इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ ऐसा ही साक्ष्य मिल रहा है, और इनको हम लोग मानते हैं। कुछ समय के लोग इस पाशुपत शिव की पूजा करते थे, ऐसा मानते हैं। तो मोहनजोदड़ो से रिलेटेड हम लोगों को इतनी सारी बातों को याद रखना। मैंने कहा था मेरा थोड़ा बताने का अंदाज अलग होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी मैं आपका देखिए कैसे कवर करा था, एक एक बात करके आप लिखते रहिएगा, उसके बाद देखिएगा। मोहनजोदड़ो को ऐसे आप नोट कर लेंगे। इसके बाद अब हम चल रहे हैं तीसरे स्थल पे, इसके तीसरे स्थल पे चल रहे हैं। हमने हड़प्पा देख लिया मुख्य स्थल में, मोहनजोदड़ो देख लिया, अब हम चलते हैं इसके तीसरे स्थल पे। तीसरा स्थल क्या पढ़ेंगे भाई? इसके तीसरे स्थल पे हम लोग चलते हैं, और तीसरा स्थल जो है इसका वो है, तीसरा जो स्थल है वो है चनहूदड़ो।
चनहुदड़ों के बारे में पढ़ा है। तो चनहुदड़ों के बारे में क्या क्या मैंने बताया है, सारा डायलॉग वही चलेगा, टोटल का टोटल डायलॉग बाजी वही करिएगा। खुदाई करता, यहाँ लिख लीजिएगा खुदाई करता, खुदाई करता, वहां के खुदाई करता जो थे, यहाँ के खुदाई करता आप देख लेते हैं हम लोग। यहाँ के खुदाई खुदाई करता देख लेते हैं हम लोग, गोपाल कृष्ण मजूमदार 1931 में। खुदाई करता जो है इसके गोपाल कृष्ण मजूमदार है 1931 में। इसकी स्थिति क्या है भाई, इसकी स्थिति क्या है, इसकी जो स्थिति है चनहुदड़ों की जो स्थिति है ये है पाकिस्तान। तो डायरेक्ट हम इसको लिख देते हैं पाकिस्तान, ही डायरेक्ट लिख देते हैं, पाक लिख देते हैं ऐसे, पाकिस्तान स्थिति इसकी है। ये किस नदी के तट पे है, इसके बारे में इसकी नदी लिख लेते हैं। चनहुदड़ों के किस नदी के तट पे है, तो चनहुदड़ों जो है ये भी सिंधु नदी के तट पे है। मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के तट पे था और ये भी सिंधु नदी के तट पे है। दोनों में अंतर है, वो सिंधु नदी के दाएं तट पे था और ये सिंधु नदी के बाएं तट पे होगा। तो नदी लिख लेंगे हम लोग, सिंधु नदी का बायां तट, सिंधु नदी का बायां तट। चनहुदड़ों के खुदाई करता स्थिति नदी, ये जानने के बाद जो हम लोग अगली बात जानेंगे वो जानेंगे यहाँ से प्रमुख साक्ष्य क्या क्या मिले, खुदाई से प्रमुख साक्ष्य हम लोगों को क्या क्या मिले हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं मिले हैं, वो केवल चनहुदड़ों ही ऐसा जगह है। तो कहा जाता है चनहुदड़ों ही एकमात्र जगह है जहां से ये साक्ष्य नहीं मिला, तो उस पर भी हम लोगों को ध्यान देना है। तो सबसे पहले यहाँ के साक्ष्यों में हम लोग लिखेंगे सौंदर्य प्रसाधन के लिए सबसे पहला जो चीज है वो हम लोग देखेंगे लिपस्टिक, जो महिला देवी जी जो लोग होठ पे लगाते हैं लाजवाब लगने के लिए, लिपस्टिक। ये देवी जी लोगों की लिपस्टिक का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हुए हैं। इसके अलावा देखा जाएगा तो मनका निर्माण कारखाना यहाँ से मिला। मनका क्या होता है भाई, एक मिनट, मैंने मोहनजोदड़ो के जो वो थे स्थल थे, प्रमुख साक्ष्य थे, उसको समझाया नहीं, उसको जरा हम लोग देख लेते। विशाल स्नानागार मैंने नहीं बताया। विशाल स्नानागार यानी कि स्नान करने वाला एक बड़ा सा, जैसे आज हम लोग बाथरूम यूज करते हैं ऐसे उस समय भी विशाल स्नानागार बनाया गया था। अन्नागार क्या था, अन्नागार यानी कि जैसे आज हम लोग बखार गोदाम बना के रखते हैं, बखार बांध के कि आज खा लिए 4 दिन बाद क्या खाएंगे इसके लिए, ऐसे उस समय के भी लोग करते थे। जैसे आज हम लोगों के यहाँ पंचायत भवन होता है, धर्मशाला होता है, सार्वजनिक कोई स्थल होता है जहाँ सभा करते हैं, सार्वजनिक मुद्दों पे बहस करते हैं, ऐसे उस समय भी था। इसके अलावा उसमें जितने सारी चीजें लिखवाया है मैंने, कांसे की नर्तकी का साक्ष्य मिला है। वो अपना एक हाथ सर पे रखी, एक हाथ अपने कमर पे रखी, एक पैर आगे एक पैर पीछे, और डांस करने के कुछ नृत्य के रूप में वो दिखाई दे रही है। तो माना कांसे की बनी हुई मूर्ति है वो, तो माना जाता है ये एक नर्तकी रही होगी, यानी कि कांसे की जो नर्तकी का साक्ष्य मोहनजोदड़ो था। तो मोहनजोदड़ो में मैंने बताया नहीं था, थोड़ा बैक हुआ हूँ, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ बातों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर मैं आता हूँ अपने मुद्दे पे, चनहुदड़ो पे। खुदाई करता गोपाल कृष्ण मजूमदार 1931, स्थिति पाकिस्तान, नदी सिंधु नदी का बायां तट, प्रमुख साक्ष्य क्या मिला, लिपस्टिक जो होठों पे लगाया जाता है। इसके अलावा मनका निर्माण कारखाना, मनका क्या होता है बताता है इसको, मनका निर्माण कारखाना। मनका का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, यानी मिट्टी का बर्तन बनाने वाला, बहुत ज्यादा मिट्टी के बर्तन बनाने वाले गढ़ कहा लीजिए। तो मनका निर्माण कारखाना का साक्ष्य यहाँ से मिला। इसके अलावा देखा जाएगा तो यहाँ से 4 पहिए वाली गाड़ी का साक्ष्य मिला। 4 पहिए वाली गाड़ी का साक्ष्य यहाँ से मिला। 4 पहिए वाली गाड़ी का साक्ष्य मिला।
साथ ही साथ यहाँ से एक अवशेष प्राप्त हुआ है जिसमें हाथी और कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा किया जा रहा है। ऐसा कुछ अवशेष मिले हैं जिसमें हाथी है, हाथी और प्लस कुत्ता। ये माना जा रहा हाथी और कुत्ते ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये बिल्ली का पीछा कर रहे हैं, बिल्ली का पीछा कर रहे हैं। तो हाथी और कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करने का पद चिन्ह जो है वो पद चिन्ह बिल्ली का पीछा करने वाला पद चिन्ह ये हमको चनहुदड़ों से प्राप्त हुआ है। चनहुदड़ों से हमको ये प्राप्त हुआ है। चनहुदड़ों से हम लोगों को बिल्ली, हाथी और कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करने वाले पद चिन्ह मिले। इसके अलावा देखा जाएगा इसमें चनहुदड़ों में कुछ ऐसे चीजें जो नहीं मिले हैं और यही एक मात्र स्थल है जहां से नहीं मिले, ऐसा कुछ है, उसको जानना हम लोगों के लिए अति आवश्यक है। जैसे वो चीजें क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात जो नहीं मिले हैं, तो यहाँ मैं नोट करके लिख देता, यहाँ नोट करके मैं लिखता हूँ बातों को। जैसे सबसे पहली बात कि चनहुदड़ो एक ऐसा स्थल है जहां से कोई किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिला, कोई भी किलेबंदी का साक्ष्य नहीं। किलेबंदी क्या है भाई, किलेबंदी का साक्ष्य नहीं। ये क्या होता है किलेबंदी, किलेबंदी को समझ लेते हैं। आज हम लोग शहरों में रहते हैं, जो शहर में रह रहे हैं या जो गांव में रह रहे हैं, कोई सार्वजनिक संपत्ति वाला एरिया हो, चाहे कोई बड़ा सा कारखाना हो, कोई कंपनी हो, कोई अमीर आदमी हो, कोई बड़ा स्कूल हो, कोई कॉलेज हो, ऐसा कोई जगह देखिएगा उसके चारों तरफ से बाउंड्री से घेर दिया जाता है। तो बाउंड्री लगा के उसका चारों तरफ से चौहद्दी बांध दिया गया, वही होता है किलेबंदी। ये किलेबंदी का होना आज के डेट में क्या बताता है, यही तो बताता है कि ये क्षेत्र कोई स्पेशल एरिया है या कि ये व्यक्ति का घर कोई स्पेशल घर है, यही तो रिप्रेजेंट करता है। और क्या करेगा। और अगर ऐसा नहीं है, गांव में ऐसा नहीं रहता है, इसका मतलब ये निष्कर्ष निकालेंगे कि ये ग्रामीण एरिया रहा होगा। हम लोग सिर्फ निष्कर्ष के भरोसे पे चल रहे हैं, क्या हकीकत था क्या नहीं था इस बात का अंदाज तो कोई लगा ही नहीं सकता। हम लोग पूरा तात्विक साक्ष्यों के आधार पे चल रहे हैं और एक अनुमान को लेके चल रहे हैं। हमने कहा योगी जो था, जरूरी थोड़ी ना कि योगी उस समय जो बैठे थे पास से होते। हम कह रहे हैं आज पृथ्वी का उथाल पथाल हो जा रहा है, जितने सारे स्टैचू बने हुए हैं, बहुत सारे स्टैचू बने हुए हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी जी लोगों का बना हुआ, बहुत सारे और भी स्टैचू इधर उधर के बने रहते हैं। अगर उथाल पथाल हो गया और खुदाई करना और वो लोग शुरू कर दिए, आने वाली पीढ़ी वो लोग इन मूर्तियों को पाएंगे तो क्या अंदाजा लगाएंगे, अंदाजा क्या लगा सकते हैं। अंदाजा यही लगाएंगे ना, हो सकता है कोई अच्छा आदमी रहा, बड़ी मूर्ति देखेंगे कहेंगे बड़ा भगवान था, छोटी मूर्ति देखेंगे कहेंगे टेम्परेरी वाला भगवान रहा होगा, ऐसा कुछ कहेंगे, कह सकते हो। तो यहाँ आते हैं किलेबंदी का यहाँ कोई साक्ष्य नहीं मिला, पहली बात। दूसरी बात ये देखना है कि ये ऐसा एक जगह है जहां से वक्राकार ईंटा मिला। दूसरी बात ये देखेंगे, ये ऐसा एक जगह है जहां से वक्राकार ईंटों का साक्ष्य मिला, ईंटों का साक्ष्य मिला है, वक्राकार ईंटों का साक्ष्य। वक्राकार ईंटों का साक्ष्य चनहुदड़ो ही एकमात्र ऐसा पूरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटों का साक्ष्य मिला। तीसरी बात इसमें यह जानना है, चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से किसी दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिलता, दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिलता। ये दुर्ग क्या होता है, आज के डेट में जो हमारे CISF के जवान होते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज फोर्स जो होते हैं, ये भारत सरकार के बड़े बड़े गोदामों पे, मेट्रो पे देखेंगे, गोदाम पे देखेंगे, कोई हॉट स्पॉट जोन होगा वहां देखेंगे, सार्वजनिक संपत्ति होगी वहां देखेंगे। ये लोग क्या करते हैं, वहां तैनात कर दिए जाते हैं और ये साहब जी लोग उस चीज की रखवाली करते हैं। ऐसे उस समय के जो बड़े बड़े जो गोदाम रहे होंगे, उन बड़े बड़े गोदामों को दुर्ग के रूप में जाना जाता है।
तो यहाँ से चनहूदड़ों से किसी दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिलता है। ऐसा प्रमाण नहीं है, चनहूदड़ों से किसी दुर्ग के साक्ष्य का नहीं मिलना अभी तक ऐसा देखा गया। तो चनहूदड़ों से रिलेटेड इतनी बातों को आपको याद रखना है। इसके बाद हम अगले स्थल पर पहुंचते हैं। चनहूदड़ों के बाद अगला स्थल हमारा होगा लोथल। अगला स्थल मुख्य स्थल का कौन सा स्थल होगा? 3 हो चुका, चौथा जो होगा वो होगा लोथल। तो हम लोग आते हैं लोथल में। चौथा जो स्थल हम लोग देखेंगे, चौथा स्थल है लोथल। तो यहाँ भी देख लेते हैं हम लोग, इसके खुदाई करता कौन थे? इसके खुदाई करता कौन थे लोथल के? तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग खुदाई करता खुदा। तो 1954-55 में इसकी खुदाई हो रही है। 1954-55 में इसकी खुदाई हो रही है और जो खुदाई करने वाले शख्स थे वो थे एसआर। खुदाई करता है, यहाँ लिख लीजिएगा रंगनाथ राव। कब कर रहे हैं? 1954-55 के आसपास। 1954-55 के आसपास इसकी खुदाई हो रही है। इसकी स्थिति क्या है? ये लोथल कहाँ है? तो इसकी स्थिति क्या है? स्थिति देख लेते हैं। इसकी स्थिति तो ये अहमदाबाद में है, गुजरात। अहमदाबाद गुजरात। किस नदी के तट पे है भाई? यहाँ नदी देख लेते हैं। कौन सी नदी के तट पे लोथल है? तो ये भोगवा नदी के तट पे है। भोगवा नदी के तट पे लोथल का साक्ष्य मिला। यहाँ से कौन कौन से प्रमुख साक्ष्य हम लोगों को मिले? प्रमुख साक्ष्य क्या क्या खुदाई से मिला? तो प्रमुख साक्ष्य देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य इसको हाँ, लोथल में एक चीज और मैंने बताया था कि कुछ का उपनाम भी हम जानेंगे। तो पहले उपनाम देख लेते, फिर प्रमुख साक्ष्य लास्ट में देखेंगे। तो उपनाम देख लेते इसका। तो इसको किस उपनाम से जाना जाता है? लोथल को किस उपनाम से जाना जाता है? लोथल ऐसा जगह है जिसकी खुदाई से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के तुलना के बराबर कर लेता है यह क्षमता। इसीलिए लोथल का जो उपनाम है बोला जाता है लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो इसका उपनाम है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ के प्रमुख साक्ष्य क्या है। प्रमुख साक्ष्य क्या मिले? प्रमुख साक्ष्य, तो प्रमुख साक्ष्य के रूप में हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले यहाँ से एक तराजू मिला। एक तराजू का यहाँ साक्ष्य मिला। किलो काट बाट मापा, ये बहुत पूछता रहता है। गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला यहाँ से। गोदीवाड़ा क्या होता है? गोदीवाड़ा जो है ये बंदरगाह होता है, पत्तन। जैसे एक तरह से कह सकते हैं स्टेशन। जैसे बस चलती है जाके जहां रुकती है बस स्टेशन कहते हैं। रेल चलती है जाके जहां रुकती है रेल स्टेशन कहते हैं। ऐसे पानी वाले जो जहाज होते हैं जाके जहां रुकते हैं उसको हम बोलते हैं पत्तन, बंदरगाह, या उस समय के भाषा में गोदीवाड़ा। तो गोदीवाड़ा का जो साक्ष्य अगर कोई आपसे पूछेगा तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहिएगा। गोदीवाड़ा का साक्ष्य बहुत पूछता रहता है, ये लोथल से मिला है। गोदीवाड़ा का साक्ष्य बहुत ज्यादा पूछता रहता है, लोथल से मिला। फिर अग्निवेदी का साक्ष्य मिला। अग्निवेदी का साक्ष्य मिला। अग्निवेदियां, ये बात इधर जितनी सारी बातें आप लिख रहे हैं सारी बातें एग्जाम के नजरिए से महत्वपूर्ण है। कोई भी फर्जीवाड़ा बात इसमें नहीं चल रहा। और ना ही मैं आपको कोई कथा प्रवचन बताता रहा हूँ, बताऊंगा। मैं भी हिस्ट्री, मेरा भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अच्छा खासा इसकी कहानी प्रवचन सुन लेंगे आप लोग, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक रत्ती का मतलब नहीं निकलेगा, बल्कि सिर्फ मैं अपना स्टेटस बनाने की कोशिश करूंगा। तो आप जुड़े रहिए। मेरा पूरा मानना है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको लेकर चलूंगा। इसके अलावा देखा जाए तो लोथल से जो साक्ष्य मिला वो ये मिला है। लोथल से हाथी का दांत मिला। तो हाथी दांत जो पैमाना है, हाथी दांत, ये हाथी दांत जो है ये लोथल से मिला। फिर क्या मिला? जहाज निर्माण
जहाज उस समय कहां से आए भाई? इंजन वाले जहाज नहीं थे, ये नाई वाले थे। और यही जहाज जाके जहां रुकते थे उनको क्या बोला जाता था? गोदीवाड़ा। तो जहाज निर्माण हुआ, लोथल से मिला। चावल का साक्ष्य लोथल से मिला है। चावल का साक्ष्य मिला है लोथल से, चावल का साक्ष्य। इसके अलावा देखेंगे तो यहां से भी मनका निर्माण कारखाना मिला है। मनका निर्माण कारखाना यहां से भी मिला है, मनका निर्माण कारखाना। साथ ही साथ लोथल एक ऐसा जगह है जहां से एक ऐसा साक्ष्य मिला है जो मनुष्य के सभ्यता की पारंगतता को छू लेता है। जो सड़कें होती है ना, सड़कें, तो जो घरों के दरवाजे होते थे वो ज्यादातर मुख्य सड़क की ओर खोले जाते थे। ऐसा प्रमाण लोथल से मिलता है। यानी कि लोथल से और क्या मिल रहा है हमको? घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ये बातें हम लोगों को याद रखना है। ये बातें हम लोगों को लोथल से, इन समस्त बातों को हम लोगों को क्या करना है? याद रखना है। और इन बातों को, सारी बातें एग्जाम के नजरिए से महत्वपूर्ण है। खुदाई कौन किया भाई? रंगनाथ राव जी किए। कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में। कौन नदी के तट पे? भोगवा नदी। उपनाम इसका क्या? लघु हड़प्पा है, लघु मोहनजोदड़ो का है। क्या क्या मिला भाई? तराजू मिला, किलो काट माप का। गोदीवाड़ा बंदरगाह मिला, अग्नि वेदी मिली, हाथी का दांत मिला, जहाज निर्माण कारखाना मिला, चावल का साक्ष्य मिला, मनका मतलब मिट्टी का बर्तन, मनका निर्माण कारखाना मिला। और घरों के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, ऐसा साक्ष्य मिला। अब हम लोग लोथल के बाद जो अगला स्थल देखेंगे, इसको इरेज करता हूं। अगला स्थल जो देखेंगे वो हम लोग देखेंगे कालीबंगा। अगले स्थल पे हम चलते हैं और अगले स्थल में हम लोग देखेंगे कालीबंगा को। कालीबंगा 5वां स्थल हम लोगों का जो होगा वो होगा कालीबंगा। कालीबंगा तो इसका भी हम लोग देख लेंगे। खुदाई करता कौन थे? सबका खुदाई करता देखे थे, इनका भी देख लिएगा। खुदाई करता कौन थे और खुदाई कब किए थे? तो इसकी खुदाई में 2 महोदय जी लोग अपना सहयोग जनरली दिए थे। 2 लोग मिलकर इसकी खुदाई किए थे। एक बीबी लाल थे, बीबी लाल जी थे, बीबी लाल, और एक थे B.K. थापड़ महोदय जी। और ये खुदाई कब चल रहा है? 1961 में। 1961 में बीबी लाल और B.K. थापड़ इसकी खुदाई कर रहे हैं। बीबी लाल और B.K. थापड़ 1961 में इसकी खुदाई कर रहे हैं कालीबंगा की। ये कालीबंगा है कहाँ? तो इसकी स्थिति देख लेते हैं हम लोग। ये कालीबंगा कहाँ है भाई? इसकी स्थिति देख लेते हैं। तो कालीबंगा जो है ये राजस्थान में, राजस्थान में जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे कालीबंगा मिलेगा। राजस्थान के गंगानगर जिला कह सकते हैं, गंगानगर जिला। नदी कौन सी है? कौन सी नदी के तट में मिला है ये साक्ष्य कालीबंगा के? तो नदी में लिख लेंगे घग्घर नदी, घग्घर नदी। फिर देखेंगे इसका उपनाम क्या है कालीबंगा का? कालीबंगा का एक उपनाम रखा जाता है। काले रंग की चूड़ियां बहुत ज्यादा मिले तो इसको बोला जाता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियां के नाम से जाना जाता है। और इसके मुख्य साक्ष्य कौन कौन से थे? मुख्य साक्ष्य कालीबंगा से रिलेटेड मुख्य साक्ष्य कौन कौन से थे? तो यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला, जरा इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें पूछा जाता है, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? जुते हुए खेत का साक्ष्य, जुते हुए खेत का साक्ष्य जो मिला है वो कालीबंगा से मिला। इसके अलावा हम लोगों को क्या देखना है? कालीबंगा से अग्निवेदी का जो साक्ष्य है, अग्निवेदी का साक्ष्य कालीबंगा से भी मिला है। यहाँ से भी अग्निवेदी का साक्ष्य मिला, अग्निवेदी का साक्ष्य मिला।
इसके अलावा देखेंगे तो कालीबंगा जो है यहां से भूकंप आने का साक्ष्य मिला है। भूकंप आने का साक्ष्य, भूकंप आने के साक्ष्य के अलावा देखा जाएगा तो कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जहां से हम लोगों को नाली के निर्माण में लकड़ी के प्रयोग को दिखाया गया। ये कई बार पूछा हुआ है पीजीटी जीआईसी जैसे एग्जाम में। तो नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग, ये साक्ष्य जो है नाली निर्माण में लकड़ी का प्रयोग पूछ देगा कहां से मिला है तो हम आपका जवाब होगा कालीबंगा से मिला। इसके अलावा इसमें देखना हम लोगों को ऊंट की हड्डियों का साक्ष्य जो है, ऊंट की हड्डियों का साक्ष्य जो है, ये ऊंट के हड्डियों का साक्ष्य कालीबंगा से ही मिलता है। कालीबंगा से मध्यम नगर के भी साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही साथ कालीबंगा से बकरी को बलि देने का साक्ष्य मिलता है। ऐसे कालीबंगा से तमाम सारे साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन एग्जाम के नजरिए से इन बातों को आपको याद रखना पड़ेगा। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। इसके अलावा हम लोग अगले स्थल पे चलते हैं। सारे स्थलों के बारे में इतना विधिवत नहीं देखा जाएगा, जहां से सवाल पूछे जाते हैं और बार बार दोहराए गए हैं, उन चीजों पे तो मैं पूरी विधिवत से लेके आपको पूरी कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। उसके बाद कुछ चीजों को हम लोग वन लाइनर के हिसाब से भी दौड़ते चलेंगे। अब हम लोग देखेंगे कालीबंगा के बाद अगला जो होगा हमारा, हम लोग देखते हैं धौलावीरा। अगला जो स्थल होगा हम लोगों का वो होगा धौलावीरा। कौन सा स्थल होगा, छठा या सातवां? धौलावीरा। तो धौलावीरा यहाँ हम देख लेते हैं खुदाईकर्ता महोदय जी कौन थे, खुदाईकर्ता कौन है, स्थिति कौन है, ऐसे देखते हम लोग निकल लेंगे। तो धौलावीरा जो है, धौलावीरा के जो खुदाईकर्ता थे इसमें दो महोदय जी लोग आए हैं। सबसे पहले जो खुदाई किए थे 1967-68 के समय वो थे जेबी जोशी। तो खुदाई करता में हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो लोगों को पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे जेबी जोशी महोदय जी आए पहले, जेबी जोशी जी, ये 1967-68 के समय किए थे खुदाई और इसके बारे में बताया था। बाद में इसको और पुष्टि करने का जो काम किया है वो किए हैं आर.एस. बिष्ट महोदय जी, आर.एस. बिष्ट। और ये पुष्टि किए कब, 1990-91 के समय। उनकी बातों को पुष्टि किए हैं और कुछ अतिरिक्त चीजों को इन्होंने बताया। इसकी स्थिति क्या है, तो इसकी स्थिति अगर देखा जाएगा तो जो धौलावीरा है, ये धौलावीरा कहाँ है, तो ये गुजरात में, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है। कच्छ क्षेत्र में, कच्छ जिला जो है भचाऊ तालुका करके है, गुजरात का कच्छ जिला का भचाऊ तालुका, उसी तालुका में ये धौलावीरा स्थित है। इस धौलावीरा का इसका जो उपनाम है, उपनाम क्या है, तो उपनाम इसका हम लोग जानेंगे सफेद कुआं के नाम से जाना जाता है, सफेद कुआं। धौलावीरा का जो उपनाम है वो है सफेद कुआं। धौलावीरा एक ऐसा स्थल है जिसके खुदाई से प्रमुख साक्ष्य हम लोग देखते हैं। इसके प्रमुख साक्ष्य तो प्रमुख साक्ष्य में हम लोगों को क्या क्या देखना, धौलावीरा जो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थल धौलावीरा है जहां से सिंधु घाटी सभ्यता को, धौलावीरा को 3 वर्गों में डिवाइड करके दिखाया गया। ये ऐसा एक स्थल है जहां इसको 3 वर्गों में डिवाइड करके दिखाया गया। तो 3 वर्ग में डिवाइड करके क्या क्या दिखाया गया, इसमें पहला जो है ये ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, मुख्य स्थल में प्रमुख साक्ष्य में ऐसे लिख सकते हैं कि धौलावीरा को 3 वर्गों में विभक्त किया गया, 3 वर्गों में विभक्त किया गया। ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं, 3 वर्ग जो हैं ये कौन कौन से हैं, इन तीनों का नाम जानना हम लोगों को जरूरी है। तो पहला जो है वो है दुर्ग, दूसरा जो है
वो है मध्यम नगर, मध्यम नगर। और तीसरा जो है, पहला दुर्ग है, दूसरा मध्यम नगर है, और तीसरा जो है वो है नीचला नगर, नीचला नगर। तो सिंधु घाटी सॉरी धौलावीरा जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसके अलावा इस प्रमुख साक्ष्य में हमको क्या लिखना है, एग्जाम में बार बार पूछता है ना, शैलकृत जलाशय या एक विशाल जलाशय का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से मिला है? तो जो विशाल जलाशय है, विशाल जलाशय का साक्ष्य, विशाल जलाशय का साक्ष्य मिला है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो ये बात हम लोगों को याद रखना है। ये विशाल जलाशय का, इसमें होता क्या था, वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता था, बहुत बड़ा एक विशाल जलाशय का रूप था, सार्वजनिक स्थल के रूप में लोग इसको इस्तेमाल करते थे। जैसे आज देखेंगे हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार महिलाएं लोग जो होती हैं कुछ ऐसे व्रत रहते हैं जहां घाटों पे जाती हैं और घाटों पे इकट्ठा होकर के ये लोग क्या करते हैं, विशेष रूप से नदी का, धरती का, सूर्य का, चांद का इत्यादि का पूजा करती हैं एक निश्चित समय पर। तो ऐसा कुछ ये विशाल जलाशय का साक्ष्य का प्रमाण कुछ ऐसा यहाँ से मिलता है। इसके अलावा हम लोगों को अगला स्थल जो देखना, मुख्य स्थल में जो अगला स्थल देखना है वो हम लोग देखते हैं रोपड़। तो अब हम अगले स्थल पे चलते हैं। अगले सारी बातों को हम लोग नोट करेंगे एक एक। मुख्य स्थल मैंने बताया था थोड़ा यही बड़ा चलेगा, यही थोड़ा बड़ा फेज है मुख्य स्थल ही, बाकी तो सब छोटे छोटे थे। अब हम लोग देखते हैं, अगली बात देखते हैं रोपड़। तो रोपड़ में हम लोगों को क्या देखना है, इसके खुदाई करता कौन थे भाई? तो खुदाई करता देख लेंगे, खुदाई करता। तो रोपड़ के जो खुदाई करता महोदय जी थे वो बीबीलाल जी थे, बीबीलाल महोदय, बीबीलाल बीके थापड़ मिल तो वहाँ खुदाई किए थे लोग। तो बीबीलाल जी यहाँ खुदाई किए हैं और ये खुदाई कर रहे हैं 1950 में। 1950 ईस्वी में बीबीलाल महोदय जी जो हैं ये इसकी खुदाई कर रहे हैं, बीबीलाल जी। धौलावीरा का सफेद कुआं लिखा हम लोगों ने उपनाम। अगर धौलावीरा का आप लोग उपनाम नहीं लिखे होंगे, अगर भूल गए होंगे तो लिख लीजिएगा सफेद कुआं है। मैं ये इरेज कर दिया, सफेद कुआं, शायद बोला हूं इसको मैं, सफेद कुआं है। हम लोग देखते हैं रोपड़ में क्या है, खुदाई करता बीबीलाल 1950 में खुदाई करता जाने। ये इसकी स्थिति जानते हैं, इसकी स्थिति क्या है, ये कहाँ स्थित है? तो जो रोपड़ है, ये रोपड़ हम लोगों को मिलेगा कहाँ? ये पंजाब प्रांत में मिलेगा, पंजाब में मिलेगा। तो ये पंजाब राज्य में है रोपड़। तीसरी बात, कौन सी नदी के तट पे है रोपड़? तो जिस नदी के तट पर रोपड़ है वो नदी है सतलज नदी। सतलज नदी के तट पर, सतलज नदी के तट किनारे या कह सकते हैं सतलज नदी के बाएं तट पर, बाएं तट पर रोपड़ से क्या क्या मिला, प्रमुख साक्ष्य देख लेते हैं। यहाँ से रोपड़ से प्रमुख साक्ष्य देख लेते हैं हम लोगों को, रोपड़ से क्या क्या मिला। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इससे जो है 2-3 ही है। यह सबसे ज्यादा पूछता रहता, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी। सब मनुष्य द्वारा खोजा गया सबसे पहला धातु तांबा, सबसे पहला हथियार कुल्हाड़ी। तो यहाँ देखिए दो सवाल तैयार हो गया आपका। मनुष्य के द्वारा खोजा गया सबसे बड़ा धातु का, सबसे पहला धातु कौन था? तांबा था, ताम्रयुगीन संस्कृति। और सबसे पहला जो हथियार था वो क्या था? कुल्हाड़ी था। और तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिल रही? रोपड़ से। यानी इससे हम लोगों का एक अतिरिक्त जानकारी और हम लोगों को मिल गया। तांबे की जो कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है ये हम लोगों को रोपड़ से मिला। इसके अलावा क्या मिला? यहाँ से एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है, एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जहां पे मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता को दफनाया गया। रोपड़ से एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है, एक कब्रिस्तान जहां मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता को दफनाया गया, पालतू कुत्ता को दफनाया गया है। ये बातें हम लोगों को याद रखना। इसके अलावा
और स्थलों पे हम चर्चा करते हैं। जिनको हम लोग एक लाइन में ऐसे लिख के निकलते चलेंगे, बहुत समय हो जाएगा, लेकिन चीजें सब मिलेंगी आपको। अब रोपण के बाद हम लोग चलते हैं बनावली पे। अगला स्थल जो है हम लोगों का वह है बनावली। बनावली में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना, तो ये हरियाणा के हिसार जिले में है। हरियाणा के ऐसे महत्वपूर्ण बातें लिखते चलिए। हरियाणा के वैसे खोजकर्ता में या तो राखल दास बनर्जी या तो दयाराम साहनी, ये दो ही याद रखना है। बाकी जितने खोजकर्ता हैं सबको अगर नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, लेकिन खोजकर्ता को छोड़ने के बाद जितनी सारी चीजें लिखी आपने, नदी लिखा, स्थिति लिखा, प्रमुख साक्ष्य लिखा, उपनाम लिखा, वो तो याद होना ही चाहिए। एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी है उसको याद करना। हरियाणा बनावली जो है ये हरियाणा के हिसार जिले में है। हिसार जिला हरियाणा के हिसार जिला में, और यहां से मिल क्या रहा जो अभी मैं प्री हड़प्पन, प्रोटो हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन, लेटर हड़प्पन, प्री हड़प्पन कल्चर देखा, प्रोटो हड़प्पन कल्चर देखा, मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन देखा, उसके बाद हम लोगों ने लेटर हड़प्पन कल्चर देखा। तो ये जो फेज है ना, इस फेज में थे, इस फेज की जानकारी देने का जो काम करता है वो बनावली करता है, जो हरियाणा के हिसार जिले में है। यहाँ से मिल क्या रहा हमें, यहाँ से हमें प्री हड़प्पन कल्चर, प्रोटो हड़प्पन कल्चर, मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन और कह सकते हैं लेटर हड़प्पन कल्चर, इसका साक्ष्य मिल रहा है। तो ये बात हम लोगों को याद करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा यहाँ से पक्की ईंटों का साक्ष्य मिलते हैं। बनावली से पक्की ईंटों का साक्ष्य मिलते हैं, पक्की ईंटों का साक्ष्य मिलते हैं। तो पक्की ईंटों का जो साक्ष्य मिलता है वो बनावली से मिलता है। साथ ही साथ मिट्टी के बने हुए हल जो है, मिट्टी का बना हल, ये हमको बनावली से मिलता है। मिट्टी का बना हुआ जो हल है ये हमें बनावली से मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ हम लोग को जानना है एक चीज, जो भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे इसको, माना जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का साक्ष्य हमें बनावली से मिला। इसको हम लोग भूगोल में पढ़ेंगे, वैसे हम बता दे रहे हैं। सपोज करिए ये घर है, या घर को घर की तरह बनाया जाए। वैसे मुझे घर बनाने तो नहीं आता, लेकिन देखता हूँ घर को घर जैसे न ऐसे समझने के लिए हम बना लेते हैं। घर को भी ऐसे समझने के लिए हम लोग बना लेते हैं। सपोज करिए ये घर है और ये छत है। इस छत पे क्या किया जाएगा, एक टंक बनाया जाएगा। ये टंक बन गया। ऊपर से क्या होंगे, वर्षा के जल आएंगे। ऊपर से ये जो आ रहे हैं ये वर्षा जल है। ये टंक को क्या करेंगे, भर देंगे। इस टंक को ये भर देंगे वर्षा जल। उसके बाद यहाँ से क्या किया गया रहेगा, एक नली के द्वारा इसको घर के रास्ते से एक नली के द्वारा ले करके नीचे एक गड्ढा को, ये घर है यहाँ तक घर है, ये घर की लाइन है। नीचे गड्ढा खोद दिया जाएगा और इसी में सारे पानी को इकट्ठा कर लिया जाए। यहाँ अब ये पानी, ये जो थे ये पानी इस रास्ते से कहाँ चले आए, यहाँ चले आए। अब यहाँ से क्या किया जाता था, एक नली के माध्यम से यहाँ से पानी को निकाला जाए, और निकाल करके यहाँ सपोज करिए यहाँ पे सपोज करिए शौचालय है, स्नान घर है, ऐसे तमाम सारी चीजें यहाँ पानी को अब यूज किया जाता। तो ये जो प्रक्रिया है ना, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो भूगोल की क्लास जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। और इसी के साथ एक चीज और जुड़ जाता है, मैं बता दे रहा हूँ, खैर उसका साक्ष्य नहीं मिला है। अब ये पानी यूज कर लेंगे लोग, तो गंदे पानी जो होंगे उसके लिए क्या करेंगे लोग, उस गंदे पानी को सीधे
सीधे निकाल देंगे गंदा पानी को। पानी अब यहाँ आ गया, लेकिन अभी पानी जो हो गया ये गंदा पानी हो गया, ये गंदा हो गया। अब यहाँ स्वच्छ पानी इकट्ठा किए थे लोग बरसात का, और इस गंदे पानी को लेकर के जाएंगे और ये कहाँ लेके चले जा रहे हैं साहब लोग, ये ले जा रहे हैं, सपोज करिए इन लोगों का खेत है, खेत। अब ये खेत में ये सपोज करिए यहाँ बीज डाला गया है, यहाँ बीज डाला गया है, यहाँ बीज डाला गया है, तो ये पानी जाएगा इन खेतों के बीजों में। अब यहाँ सिंचाई करेंगे लोग उसी पानी से। तो ये जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिप सिंचाई, ड्रिप सिंचाई। तो इसकी साक्ष्य नहीं मिल रही है, लेकिन ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है इसका साक्ष्य यहाँ मिल रहा है। और ये भूगोल का जब मैं क्लास लूंगा तो वहाँ आपको अच्छे से बताऊंगा। यहाँ थोड़ी बातें थी तो मैंने बातें छेड़ दिया, बता रहे। बनावली के बाद हम देखते हैं, बनावली के बाद अगला स्थल देखते हैं, बनावली के बाद अगला स्थल देखते हैं हम बनावली के बाद अगला स्थल हम लोग देखते हैं जैसे सुरकोटदा हुआ। बहुत सारे स्थल एक एक करके इसमें हम लोग लिख लेते हैं। सुरकोटदा हुआ, सुरकोटदा स्थल। इससे हम लोगों को क्या जानना, तो ये गुजरात में है और यहाँ से घोड़े की हड्डी मिली। दो बात यहाँ से हमें याद ऐसे रख लीजिए, ये है कहाँ, गुजरात में, और मिल कहाँ रहा है यहाँ से, तो घोड़ा की हड्डी। घोड़ा की हड्डी अक्सर पूछता रहता कहाँ से मिला है, तो सुरकोटदा से। कहाँ है, गुजरात में। फिर राखीगढ़ी देखेंगे, राखीगढ़ी स्थल है, राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी में हम लोगों को क्या 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 देखना है, तो ये कहाँ है, तो कहेंगे हरियाणा में, हरियाणा में। राखीगढ़ी कहाँ है, तो हरियाणा में। राखीगढ़ी से क्या मिला है भाई, तो कहेंगे मिट्टी का रथ मिला है, मिट्टी का रथ पूछ चुका है। मिट्टी का रथ कहाँ से मिला, तो राखीगढ़ी से मिला। ऐसे करके दो लाइन इनके बारे में जान लीजिएगा। फिर इसके बाद हमको जानना है रंगपुर। रंगपुर से भी चावल के दाने का साक्ष्य मिले हैं, लोथल से भी मिले हैं। रंगपुर में क्या जानना है, रंगपुर कहाँ है भैया, तो रंगपुर के बारे में ये जानना हमको, ये गुजरात में है। गुजरात में भादर एक नदी है, इसी भादर नदी के तट पे गुजरात में है, गुजरात में है। और यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, रंगपुर से जो है ये देखा जाएगा तो रंगपुर से चावल के भी साक्ष्य मिले हैं, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य रंगपुर से मिले हैं। तो इस तरह से देखा जाएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सारे महत्वपूर्ण जितने एग्जाम में पूछे जाने वाले मुख्य स्थल है, इसको हम लोगों ने देखा। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में एक बार मैं आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ। हमने अभी तक आपको क्या बताया, हमने आपको संस्कृति के बारे में बता दिया और आपको सभ्यता के बारे में बता दिया और लिख भी दिया है, आप लिख लीजिएगा। फिर मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि तैयार किया हूँ, इसको बता दिया। फिर मैं इसका आपको कार्यक्रम बता दिया, प्री प्रोटो मैच्योर लेटर, इसके बारे में बता दिया। फिर मैं इसका मुख्य स्थल सब बता दिया, कौन कौन इसके मुख्य स्थल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, कालीबंगा, चनबुदड़ो, लोथल, बनावली, राखीगढ़ी, ऐसे तमाम सारे स्थल हम लोगों ने पढ़ा। फिर मुख्य स्थल के बाद इसमें हमने आपको क्या बता दिया, इस सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था और सभ्यता जो थी ये किस आकार में थी, तो त्रिभुज बना के मैंने भारत विश्व के नजरिए से बता दिया। अब इसमें मैं आपको एक फेज बताने चल रहा हूँ, इस सभ्यता के संदर्भ में रहने वाले जो लोग थे उन लोगों की जीवन शैली, रहन सहन, भाषा क्या थी। अब हम लोग इस फेज को पढ़ेंगे और इसको जैसे पढ़ा देंगे तो लास्ट हमारा फेज जो चलेगा वो चलेगा डिक्लाइन, पतन चलेगा। तो अब हम पढ़ने चल रहे हैं जीवन शैली, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जीवन शैली। बाकी सब बातें मैं आपको एक एक करके क्रम से बता रहा हूँ, टोटल विधिवत से क्रम से बता रहा हूँ। अब हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी जो सभ्यता है इस समय के लोगों की जीवन शैली। तो क्या क्या जानना भाई इसमें हम लोगों को जरा देखते चलें। सबसे पहले ये जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इस सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई है तो सबसे ज्यादा खुदाई से मूर्ति जो मिली है, जो आर्किटेक्चर प्रूफ मिला है, मूर्तियां जो मिली हैं उसमें महिलाओं की बहुत ज्यादा मूर्तियां।
महिलाओं की मूर्तियां बहुत ज्यादा होने के कारण ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सभ्यता वाले जो लोग थे उन लोगों की समाज मातृ सत्तात्मक थी, यानी माताओं की वरीयता ज्यादा थी, मीन्स महिलाओं का वर्चस्व था। तो समाज कैसा था सैंधव सभ्यता का समाज? तो हम लोग बोलेंगे मातृ सत्तात्मक। समाज के बारे में क्या लिखेंगे? मातृ सत्तात्मक। समाज में लिखेंगे मातृ सत्तात्मक। इसके अलावा यहाँ के लोग जो थे, वे लोगों का जो भोजन था, ये लोग जो भोजन करते थे ये शाकाहार और मांसाहार दोनों थे। शाकाहार भी थे प्लस मांसाहार भी थे, ये दोनों थे। फिर इसमें देखना है यहाँ के जो लोग थे, इन लोगों का मनोरंजन का साधन क्या था? तो जो मनोरंजन का साधन था यानी कि इनका प्रमुख इनका खेल क्या था? तो इनका जो प्रमुख खेल था वो था पासा। प्रमुख खेल इनका क्या था? पासा था। मनोरंजन के लिए इसी को इस्तेमाल करते थे। तो प्रमुख खेल हमने जाना। इनके जीवन का मुख्य उद्यम क्या था? किस चीज में इनकी जीवन टिकी हुई थी? तो इनके जीवन का जो मुख्य उद्यम था, जीवन का मुख्य उद्यम, ये जीवन जो इनकी टिकी हुई थी वो टिकी थी किस पे? कृषि पर इनकी जीवन टिकी हुई थी। अब एक सवाल बनेगा, अगर कृषि पे टिकी हुई थी तो ये लोग इन लोगों का सबसे प्रमुख खाद्यान्न क्या रहा होगा? किस चीज को सबसे ज्यादा पैदा करते होंगे लोग? तो इन लोगों का जो प्रमुख खाद्यान्न था वो क्या था? ये सवाल बनेगा। प्रमुख खाद्यान्न क्या था? प्रमुख खाद्यान्न खाने वाला क्या था? तो प्रमुख इन लोगों का जो खाद्यान्न था वो था जौ और गेहूं। सबसे ज्यादा खेती यहीं से मुख्य उद्यम इन लोगों का खेती ही था। गेहूं जौ को बहुत ज्यादा वरीयता देते थे। और आपको बता दूं ये लोग खेती करने में इतने माहिर थे कि एक नए फसल की ये लोग खोज कर दिए। जो नए फसल की खोज किए थे उसको ऐसे हम लोग देखेंगे, जो नए फसल की खोज किए यानी कि हम ऐसे लिखेंगे कपास की खेती का शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा किया। तो कपास की खेती का जो शुरुआत हुआ है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को हुआ। आपको बता दूं कपास जो था इस कपास को क्या कहा जाता था? इस कपास का चूंकि नाम पूछ चुका है, पीजीटी का प्रीवियस ईयर पेपर लीजिएगा वहां आपको मिलेगा। यूनानी भाषा में कपास को सिंडन बोला जाता है। सिंडन कहा जाता है। तो ये बात याद रखना हम लोगों को, सिंडन शब्द को हम लोगों को याद रखना। यूनानी भाषा में कपास को सिंडन कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा क्या देखना, इस समय के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, इन लोगों के पास अपनी लिपि थी। मैंने बताया भी था लिपि तो थी लेकिन पढ़ा नहीं गया। तो लिपि इनकी क्या थी? लिपि जो थी वो थी भाव चित्रात्मक लिपि। इनकी लिपि थी। लिपि को लिखने की तकनीकी क्या थी? यानी लिपि लिखने की तकनीकी क्या था? उसको बोला जाता है बुस्त्रो फेंडल टेक्नोलॉजी या तकनीकी। बुस्त्रो फेंडल तकनीकी। लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी और लिपि लिखने की जो तकनीकी थी वो बुस्त्रो फेंडल तकनीकी थी। सैंधव सभ्यता के जो लोग थे वो मृदभांडों का प्रयोग करते थे। मृदभांड यानी मिट्टी के बने हुए बर्तन। तो मृदभांड जो प्रयोग करते थे उन मृदभांडों का रंग क्या था? यानी कि
उन लोगों के लिख लेते हैं, उस समय के लिख लेते हैं, उस समय के मृद भांडों का रंग, मृद भांड किस किस रंग में रखते थे? तो सबसे ज्यादा लाल, एक गुलाबी, लाल और गुलाबी, ये दो रंग में उन लोगों का मृद भांड था। ये दो रंगों में उन लोगों का मृद भांड थे। मिट्टी के बने हुए बर्तन थे, लिपि चित्रात्मक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास कुछ और तकनीकी थी जिसको मैं बता रहा हूँ। इस चीजों को मैं मिटा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ इसको मिटा रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। अभी हम लोग जीवन शैली पढ़ रहे हैं, अभी जीवन शैली चल रहा हम लोगों का। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मिठास के लिए शहद यूज करते थे, मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, शहद का प्रयोग करते थे। मिठास के लिए क्या करते थे लोग? शहद का प्रयोग करते थे। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोग कुछ चीजों की पूजा करते थे। तो इनका प्रमुख पूजनीय क्या था? इनके प्रमुख पूजनीय क्या थे? तो प्रमुख पूजनीय में जरा देख लिया जाए, प्रमुख पूजनीय में क्या क्या करते थे? देवी की पूजा करते थे, देवता की पूजा करते थे, पशु की पूजा करते थे, पंछी की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे। पशु देवी में क्या? देवता, पशु, पंछी, वृक्ष। देखते हैं किसकी किसकी ये लोग पूजा कर रहे हैं। देवी में किसकी पूजा करते थे लोग? मातृ देवी। देवता में पाशुपत शिव का, पशु में कुबड़दार वृषभ का, पंछी में फाख्ता कह सकते हैं, कबूतर। वृक्ष में पीपल का। तीन लोगों का प्रमुख पूजनीय था। इस चीज को ये लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो पूजनीय में देवी, मातृ देवी थी, देवता में पाशुपत शिव थे, पशु में कुबड़दार वृषभ थे, पंछी में फाख्ता था और वृक्ष में पीपल था। इस चीजों की ये पूजा करते थे। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था, अगली बात, समाज जो था, समाज 4 वर्गों में विभक्त था। समाज 4 वर्गों में विभक्त था। ये 4 वर्ग कौन कौन से थे भाई? जरा इसको हम लोग जान लेते हैं। 4 वर्ग, तो एक वर्ग इनका व्यापारी वर्ग था, एक व्यापारी वर्ग था, एक विद्वान वर्ग था, व्यापारी वर्ग, विद्वान वर्ग, एक इनका था श्रमिक वर्ग, और एक था इन लोगों का, एक था सैनिक वर्ग। यानी व्यापारी, विद्वान, श्रमिक और सैनिक, इन 4 वर्गों में, व्यापारी, विद्वान, श्रमिक, सैनिक, इन 4 वर्गों में इनका समाज बटा हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की जीवन शैली से जुड़ी हुई सारी बातें ये रही। इसमें एक बात और है, उसको मैं बता देता हूँ तो हमारा एक चैप्टर लगभग कवर हो जाएगा। वो क्या है? इस समय के जो लोग थे वो वस्तु विनिमय प्रणाली, मुद्राओं का तो व्यवस्था था, वस्तु विनिमय प्रणाली भी चलती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये क्रय विक्रय करने के लिए क्या करते थे? वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था? एक वस्तु का दिया, दूसरा वस्तु को लिया। सपोज करिए मेरे पास आलू हो रहा, गोभी की जरूरत है, आलू दिया, गोभी लिया, भंटा दिया, टमाटर लिया, घोड़ा दिया, हाथी लिया, मतलब एक वस्तु को दिया, दूसरी वस्तु को लिया, ऐसा कुछ करके था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली ही इन लोगों को क्या किया? धीरे धीरे विकास के चरण को शुरुआत किया। कैसे कर रहा जरा देखिए। सपोज करिए यहाँ गांव है, ये ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ एफ है।
ये गांव एरिया है सपोज करिए दूर दूर। तो ये साहब क्या करते थे, कुछ इनके पास होता था, इसको वस्तु लेके जाते थे देने के लिए, ये इसके पास जाता था कुछ लेने के लिए, या इसके पास आते थे, या इसके पास जाते थे, या इसके पास जा रहे हैं, या इसके पास जा रहे हैं। हर लोग एक दूसरे को क्या करते थे, कोई न कोई चीज लेने देने की प्रक्रिया को ऐसे चलाते थे। कोई किसी के पास कुछ भी लेने देने जाता था। इन लोगों ने सोचा ये कि हम लोग क्यों ना ऐसा करें, कि कोई एक निश्चित जगह की तलाश कर लेते हैं, उस निश्चित जगह पे हम लोग इकट्ठा होंगे, आलू गोभी भंटा टमाटर हाथी घोड़ा जितनी सारी चीजों की जरूरत हम लोगों को है, दाल चावल नमक जितनी चीजों की, उन सारे चीजों को लेके हम लोग वहां इकट्ठा होंगे, सब लोग अपना लेन देन कर लेंगे, उसके बाद सब लोग लेन देन कर लेंगे तो अपने घर चले जाएंगे। ऐसा उनके मन में विचार है। और इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, एक जगह चुन लिया। ये प्री हिस्ट्री पीरियड के समय के लोगों की बात कर रहा हूं मैं, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड के समय की लोगों की बात कर रहा हूं मैं। हम ये बता रहे हैं आपको कि प्री हिस्ट्री पीरियड से प्रोटो में कैसे कन्वर्ट हुआ, प्रोटो से कैसे मैच्योर में कन्वर्ट हो गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन बन गया, संस्कृति से सभ्यता की तरफ मनुष्य कैसे अग्रसित हो रहा है। अब संस्कृति में जब काम चल रहा है तो ये सब एरिया क्या रहा होगा, गांव में रहा होगा, ये सब गांव टाइप रहे होंगे लोग, सारे के सारे गांव टाइप रहे होंगे, ये सब के सब गांव। अब देखिए गांवों से शहर, सिंधु घाटी सभ्यता, शहरी सभ्यता, नगरीय सभ्यता, इसको नगरीय सभ्यता कहते हैं। नाम जो लिखा था मैंने, काशीयुगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर मैंने आपको बताया था ऐतिहासिक सभ्यता, इसको नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। पहला नगरीकरण, इसे फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन था, शहरी सभ्यता था। कैसे अर्बनाइजेशन और शहरी की तरफ अग्रसित हो रहा, इन गांवों में रहते थे, वस्तु की लेन देन कर रहे हैं, मन में विचार आया, ये लोग एक जगह को चुने और उस जगह पे ये साहब लोग करके आ रहे हैं। इस जगह पे ये साहब जी लोग करके आ रहे हैं, जरा देखिएगा, ये जगह चुने थे, इस जगह पे ये अपना आलू सपोज करिए लेके चले आए, ये अपना भंटा लेके चले आए, गोभी लेके चले आए, टमाटर लेके चले आए, हाथी लेके चले आए, घोड़ा लेके चले आए, सब एक चीज अपना अपना लेके ये लोग चले आए। अब यहाँ अपना लेन देन किए, लेन देन करने के बाद कुछ चीजें बच गई, तो फिर उसको ढो के तो लेके जाएंगे नहीं, तो उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम इस जगह पे ही अपनी बची हुई चीजों को रख दें और फिर घर चले जाते हैं, फिर कल आना है फिर लेन देन कर लेंगे। ऐसा उनके मन में विचार है, और ऐसा उनके मन में विचार आया तो यहाँ वो अपना सामान रख देंगे। अब आप बताइए, अगर यहाँ पर वो अपना सामान रख रहे हैं तो उनकी सामान सुरक्षित रह सकती है क्या? नहीं रह सकती है, चोरी हो सकती है। इसलिए मजबूरी है उनको सामान को रखवाला करने के लिए वहां 2-4 आदमी रखना पड़ेगा, वहां 2-4 क्या करना पड़ेगा, आदमी रखना पड़ेगा। अब जब 2-4 आदमी यहाँ रख देंगे और अपने गाँव में चले जाएंगे तो इस आदमी को खाने के लिए भोजन चाहिए, रहने के लिए आवास चाहिए, सोने के लिए बिस्तर चाहिए, फ्रेश होने के लिए टॉयलेट चाहिए, उसको पानी पीने के लिए पानी की व्यवस्था चाहिए। यानी कि एक व्यक्ति जहां आ गया वहां कई आवश्यकताओं का जन्म हो जाता है। अब जब कई आवश्यकताएं यहाँ जन्म ले ली तो उन सारी आवश्यकताओं की यहाँ पूर्ति करने किया गया। जो लोग कमाते थे पैसा वो लोग कहे कि यार इसके लिए हम क्यों नहीं करते, तो यहाँ उसको भोजन की व्यवस्था कर दिए, सोने की व्यवस्था कर दिए, घर बना दिए, यहाँ उसके लिए टॉयलेट बना दिए, यहाँ बिजली दौड़ा दिए कि चोरी ना हो मेरे सामान का, मीन्स वही तंबू गाड़ गाड़ के। अब सब चीज यहाँ उपस्थित हो गया। अब जब लोग यहाँ से आते थे वस्तु का लेन देन करने, तो जो गाँव में अपना मार्केटिंग करता होगा, सामान का विक्रय करता होगा, वो कहेगा भाई गाँव में अब किससे करेंगे, लोग गए हैं यहाँ तो मैं भी यहीं चलता, अब वो भी चला आएगा यहीं पे। अब आप बताइए, जहां जाने के लिए सड़क हो गए, रहने के लिए आवास बन गए, खाने की व्यवस्था उपलब्ध हो गई, बिजली उपलब्ध हो गया, टॉयलेट उपलब्ध हो गया, सड़क उपलब्ध हो गया। जब ये सब चीजें उपलब्ध हो गई तो ये गांव को दर्शाएगी कि शहर को दर्शाएगी?
ये गांव नहीं होगा, ये शहर बन जाएगा। ये गांव तो गांव ही रह गया, लेकिन जहां मिले थे लोग बिजनेस करने के लिए वो शहर में कन्वर्ट हो गया। और इस तरह से कहा जाता माइग्रेशन हुआ गांवों से शहरों की तरफ। और सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो कल्चर फेज से, जो मैंने बताया प्री हिस्ट्री से प्रोटो हिस्ट्री, फिर उसके बाद मैंने लाया मैच्योर, तो ये जो विकास चल रहा है इसे चल के यहाँ मैच्योर हिस्ट्री, यानी कि एक सभ्यता का विस्तार हो, यानी एक नगरीय सभ्यता का विस्तार हो। इस प्रकार देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता का विस्तार इस रूप में किया जाए। इस बात को आप लोगों को क्या करना है, याद रखना। अब हम लोग इसमें लास्ट मुद्दे पे चलें। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी तो आप लोग याद रखिएगा, शहरी सभ्यता नगरीय सभ्यता है। अब हम लोग लास्ट मुद्दे पे पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का डिक्लाइन कैसे हुआ। डिक्लाइन, पतन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, पतन में बहुत सारे कारण, एक प्राकृतिक कारण है और एक आकस्मिक कारण है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण में तमाम सारी विचारधाराएं भी जन्म ली, तमाम सारे इतिहासकारों का अपना अलग अलग मत भी है। सारे मतों को पढ़ने के बाद हम लोग निष्कर्ष में क्या कहेंगे अभी उसको देखा जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का सबसे बड़ा कारण विदेशी आक्रमण था, विदेशी आक्रमण था। लेकिन इतनी विशाल सभ्यता का अगर पतन हो रहा है आक्रमण से, तो जितने सारे साक्ष्य हमको मिले हैं उस पे बहुत कम ऐसे साक्ष्य हैं जिन साक्ष्यों के शरीर पे तीर और भाले के निशान चुभे हुए कम में मिले हैं। अगर युद्ध हुआ होता तो ज्यादा निशान मिले होते और ज्यादा घाव का निशान मिला होता तो हम ये हम लोग गेस कर लेते कि संभवतः विदेशी आक्रमण हुआ होगा अचानक और सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन अगर विदेशी आक्रमण हो रहा है तो विदेशी आक्रमण पूरी सभ्यता को कैसे पतन कर देगा, कोई ना कोई एरिया तो जरूर बचेगा। इसलिए ये बात कुछ लोग मानते हैं, लेकिन ये बात पूर्ण रूप से तर्कसंगत नहीं निकलता विदेशी आक्रमण का। फिर कुछ लोग कहते हैं प्राकृतिक और पारिस्थितिकी कारण था। ये प्राकृतिक और पारिस्थितिकी, प्राकृतिक और पारिस्थितिकी कारण, पारिस्थितिकी कारण, प्राकृतिक और पारिस्थितिकी कारण क्या हो सकता है? प्राकृतिक कारण जैसे भूकंप आया होगा, भूकंप आ सकता, बाढ़ आ सकता, पर्यावरण इन्वायरमेंट डीके करेगा तो पूरी डिक्लाइन तो थोड़ी ना हो सकता। यानी बाढ़ आ सकता है, अचानक भूकंप आ सकता है, ज्वालामुखी फट सकती है, या हो सकता है कि अचानक जिस एरिया में बसे थे लोग उतने एरियाओं में अचानक भ्रंशन हो गया हो, धंस गया हो। लेकिन वहां धंसा हुआ तो क्षेत्र रहना चाहिए, उठा कैसे? तो प्राकृतिक और पारिस्थितिकी जो कारण है, इसी प्राकृतिक और पारिस्थितिकी कारण में बहुत सारे कारण आते हैं। भूकंप है, ज्वालामुखी है, बाढ़ है, ऐसे तमाम कारण प्राकृतिक रूप से दिखाई देते हैं। तो जरूरी नहीं भूकंप आया तो पूरी सभ्यता उतना ही दिन डिक्लाइन करके चला जाता। अब ऐसे भूकंप आने का साक्ष्य मिला है, लेकिन जरूरी नहीं विशाल सभ्यता के पतन का कारण भूकंप हो सकता। ज्वालामुखी आएगा, जरूरी नहीं ज्वालामुखी आएगा तो पूरी सभ्यता को ही पतन कर देगा। बाढ़ आएगा, जरूरी नहीं बाढ़ आएगा तो पूरी सभ्यता को पतन कर देगा। लेकिन इसमें हम लोग अभी रिसर्च करेंगे। इसके अलावा बोला जाता है कि कोई मानवीय कारण रहा होगा, इससे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो मानवीय कारण क्या हो सकता है? मानवीय कारण तो बहुत कुछ हम लोग सोच सकते हैं। तो बहुत सारे मानवीय कारणों की वजह से एक बड़े बड़े सभ्यताओं का विनाश हो पाना असंभव की बात है। तो कुछ का कहना है कि प्रशासनिक शिथिलता हो गई होगी, प्रशासनिक शिथिलता थी और इस प्रशासनिक शिथिलता के वजह से इन सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो। जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम चल रहा है ना, भारत देश की प्रशासनिक व्यवस्था को कम कर देंगे तो ऐसा थोड़ी ना डिस्टर्ब हो जाएगा।
हल्का फुल्का अराजकता फैल सकता है, सांप्रदायिक आंदोलन हो सकते हैं, लेकिन हमारा संविधान, हमारा सरकार उसको फिर सही कर देगा। तो प्रशासनिक शिथिलता को ऐसा नहीं, प्रशासनिक शिथिलता थोड़ा हो जाएगा तो साम्राज्य का विनाश हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ का मानना है कि कोई आर्थिक कारण रहा होगा, आर्थिक कारण हो सकता है, खाने पीने का ना हो तो सभ्यता का पतन इतना ही दूर होगा। तो लोग जो होंगे, उन लोगों के पास बड़े बड़े गोदाम, बड़े बड़े बखार कहाँ से बचे बड़े पड़े हैं। बहुत सारे ऐसे रीजन आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में, और ये विवाद फंसा के ही रखे रहते हैं। इन समस्त विवादों में देखा जाए तो होल सोल आप लोग यही कहिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश जो नगरें थी वो नदियों के तटों पे थी। हो सकता है नदियां जो हैं वो अपनी धार को मोड़ी हो और सभ्यता का पतन हो गया, लेकिन ये भी पूर्णतः सही नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत ऐसे स्थल हैं जो नदियों के किनारे नहीं थे, तो उनका क्या हुआ, उनको तो पतन नहीं होना चाहिए, इसलिए कह पाना बड़ा असंभव पड़ जाता है। लेकिन तमाम इतिहासकारों की बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो निष्कर्षतः ये बात कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में तमाम सारे जिम्मेदारियों के, तमाम सारे कारणों के साथ में सबसे प्रमुख कारण के रूप में जो अगर माना जाएगा तो बाढ़ ही माना जा सकता है। यानी सामान्यतः बाढ़ ही ऐसा कारण रहा होगा जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार हुआ होगा, तो आप बाढ़ को मान सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये टोटल कंप्लीट पढ़ा दिया, A to Z इसमें हर बात बता दिया, A to Z सारी जितनी बातें आती हैं सबके सब बातों को बता दिया। अब हम लोगों की जो अगली क्लास चलेगी वो चलेगी हिस्ट्री में वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति की चलेगी। आप लोगों को क्या करना है, मेरे चैनल से जुड़ना है, चैनल से जुड़िए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि वास्तव में स्टार जीएस हब चैनल से हम जुड़ेंगे तो हमारी जीएस की समस्याओं का समाधान हो सकता है, तो निसंदेह आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का ही साथ और सहयोग की हमें जरूरत है। आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग भी मेरी हौसलाओं को बढ़ाते चलें। और जो भी समस्याएं होंगी कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। मैंने आपसे जितनी सारी बातें कहा है उन सारी बातों को पूरा करूंगा धीरे धीरे। बस आपका साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हिस्ट्री की अगली क्लास में लेता हूँ वैदिक कल्चर के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, नमस्कार।